आंटी आंटी, वो इंजेक्शन मत लगवाना, वो बीमारी ठीक करने के लिए नहीं बल्कि आपको मारने के लिए है। ये शब्द एक दुबले पतले पुराने मैले कपड़ों में लिपटे लड़के की कांपती हुई आवाज़ से निकले। उसके हाथों में अभी भी प्लास्टिक की थैलियों की धूल और कबाड़ की गंध थी। वह वीआईपी मरीज के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें खौफ से चौड़ी थीं, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक चीज़ देख ली हो। कमरे में सन्नाटा पसर गया। आरती मेहरा मेडिकल उद्योग की करोड़पति, जो हजारों जानलेवा ऑपरेशनों से गुजर चुकी थीं और कभी किसी छुरी से नहीं कांपी थीं, आज एक अनजान बच्चे की चेतावनी सुनकर सन्न रह गई। उनकी निजी डॉक्टर प्रिया शर्मा के हाथ में मौजूद सुई हवा में ही रुक गई। फ्लोरोसेंट लैंप की सफ़ेद रोशनी में सब जान में हाथ में कुछ इतना तनावपूर्ण हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। पूरे कमरे में सिर्फ मॉनिटर पर दिल की धड़कन की आवाज़ और उस लड़के की तेज़ हाँफती सांसें सुनाई दे रही थीं। वह हकलाया, मैंने उन्हें सुना है। वे कह रहे थे कि बस एक इंजेक्शन और आप कभी नहीं उठेंगी। ये टूटे फूटे शब्द उस घुटन भरे माहौल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। आरती मेहरा के हाथ कांपने लगे, बीमारी से नहीं बल्कि एक मानसिक झटके से। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि जिस धोखे का शक उन्हें हमेशा से था वह आज साफ साफ सामने आ गया था। आपको यह समझाने के लिए कि एक कबाड़ी लड़के की बात ने एक शक्तिशाली महिला की किस्मत कैसे बदल दी, मुझे आपको कुछ घंटे पहले ले जाना होगा। लड़के का नाम रोहन था, सिर्फ 12 साल का, जो शहर के बाहरी इलाके में एक तंग किराए के कमरे में अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ को किडनी की बीमारी थी और वह ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, इसलिए ज़्यादातर घर पर ही रहती थी। रोहन ने जल्दी ही स्कूल छोड़ दिया और रोज़ सेंट्रल सिटी अस्पताल में कबाड़ बीनने लगा, जहाँ लोग न केवल प्लास्टिक की बोतलें बल्कि कभी कभी अपनी किस्मत भी फेंक जाते थे। लड़का मरीजों के जाने के बाद चुपके से बोतलें उठाने और अनदेखे कोनों में छिपने का आदी हो गया था, और इसी गुमनामी ने उसे एक भयानक रहस्य तक पहुंचा दिया। उस सुबह रोहन अपना पुराना बोरा उठाए वीआईपी कमरों की कतार के पास से बोतलें बीन रहा था, जहां वह आमतौर पर जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि गार्ड हमेशा सख्त रहते थे। लेकिन किस्मत से उस दिन पिछला गेट थोड़ा खुला था। रोहन दबे पांव अंदर गया और मेडिकल कचरे के डिब्बे में बोतलों का ढेर देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से उन्हें उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। कमरा नंबर 307 के दरवाजे की दरार से एक जानी पहचानी भारी आवाज़ आ रही थी। यह एक ऐसे आदमी की आवाज़ें थी जिसे मीडिया अक्सर एक सफल उद्योगपति और करोड़पति आरती मेहरा का आदर्श पति कहता था। हाँ, वह विक्रम मेहरा ही था। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस एक इंजेक्शन और वह हमेशा के लिए सो जाएगी। मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता। आवाज़ बर्फीली थी। रोहन वहीं जम गया। उसने अपनी सांस रोक ली और कान दरवाजे से सटा दिए। एक और आवाज़ आई जो थोड़ी नरम थी लेकिन उतनी ही खतरनाक। यह निजी डॉक्टर प्रिया शर्मा की थी, जिसकी मीडिया में आंतरिक चिकित्सा में सुनहरे हाथों वाली डॉक्टर के रूप में प्रशंसा की जाती थी। आप चिंता न करें, यह डोज उसके दिल को इस तरह से रोकेगा जैसे कि यह एक प्राकृतिक हृदय गति रुकना हो। किसी को शक नहीं होगा। क्या आपने ट्रांसफ़र के कागजात तैयार कर लिए हैं? रोहन बुरी तरह कांपने लगा। उसके छोटे हाथों ने बोरे को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि उसका हाथ छिल गया। हर शब्द एक बच्चे के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था, जो कबाड़ बीनकर गुजर बसर करता था। उसे ट्रांसफ़र या कॉन्ट्रैक्ट जैसे शब्दों का पूरा मतलब तो नहीं पता था, लेकिन वह इतना ज़रूर समझ गया था कि अंदर कमरे में मौजूद महिला आरती मेहरा को उसका अपना पति और डॉक्टर मिलकर मारने की योजना बना रहे थे। उसका नन्हा दिल सहम गया। रोहन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर ठंडे फर्श से चिपक गए। जब कमरे से आवाज़ें आनी बंद हो गईं तो रोहन घबराकर वहाँ से चला गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किस पर भरोसा करे।
लेकिन जब उसने गलती से नर्सों को दवा की ट्रॉली को कमरा 307 की ओर धकेलते देखा तो रोहन रो पड़ा। उसके दिमाग में अपनी माँ की तस्वीर घूम गई जो बिस्तर पर पड़ी हाँफ रही थी। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन फिर भी एक चमत्कार की उम्मीद थी। और अब एक और महिला उस जानलेवा इंजेक्शन का इंतज़ार कर रही थी। वह जानता था कि अगर वह चुप रहा तो कल अखबारों में खबर छपेगी कि मेडिकल उद्योग की करोड़पति की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। बिना कुछ सोचे रोहन अपना बोरा उठाकर गलियारे में पागलों की तरह भागा, गार्डों की चीख पुकार को अनसुना करते हुए। उसने वीआईपी कमरे का दरवाज़ा खोला और अपनी पूरी ताकत से एक बच्चे के उस मासूम विश्वास के साथ चिल्लाया जिसे कोई नोटिस नहीं करता, आंटी वो इंजेक्शन मत लगवाना, वो बीमारी ठीक करने के लिए नहीं बल्कि आपको मारने के लिए है। लड़के की चीख के बाद कमरा जैसे फट पड़ा। विक्रम और डॉक्टर प्रिया चौंक गए। सफ़ेद रोशनी के नीचे चमकती सुई कांप रही थी। विक्रम, जो आरती मेहरा का शिष्ट पति था, एक शानदार चमड़े की कुर्सी से उछल पड़ा। उसका चेहरा पल भर के लिए बदल गया, लेकिन उसने तुरंत अपना ठंडा व्यवहार वापस पा लिया। वह चिल्लाया जिसकी आवाज़ सब कुछ दबा देना चाहती थी। यह बदमाश लड़का कौन है? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? गार्ड कहाँ है? रोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसने कबाड़ का बोरा कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसकी आंखें आरती मेहरा पर टिकी थीं, जैसे वह उस महिला से उस पर विश्वास करने की भीख मांग रहा हो। उसे उस आदमी की चीख या घूरती नज़रों की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह अब चुप रहा तो सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आरती मेहरा, जो ऑपरेशन रूम में शांत रहने की आदी थी, आज उनका दिल बेचैन हो गया। बीमार होने के बाद से उन्होंने कई बार मौत के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने कभी मौत को इतना करीब महसूस नहीं किया था। उनकी आंखें सामने खड़े मैले कुचैले बच्चे पर टिकीं, फिर डॉक्टर के हाथ में अभी भी लटकी ठंडी चांदी की सुई पर गईं। एक पल का संदेह कौंध गया। यह भोली चेतावनी उस बेचैनी से कैसे मेल खाती है जिसे वह लंबे समय से दबा रही थी। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि हर सांस साफ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर प्रिया ने खुद को संभाला, सुई को मेज पर रखा और एक फीकी मुस्कान के साथ छिपाने की कोशिश की। आरती जी, आप घबराइए नहीं। इस लड़के ने ज़रूर कुछ गलत सुना है या किसी ने इसे भड़काया है। यह सिर्फ दिल को सहारा देने वाली दवा है। मैंने आपको ये 10 बार दी है। आज आप क्यों डर रही हैं? उसकी आवाज़ मीठी थी, लेकिन आंखों में गुस्सा चमक रहा था। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका गला भर आया। नहीं, मैंने सुना है उन्हीं ने कहा था कि वे आपको ऐसा इंजेक्शन देंगे कि आप फिर कभी नहीं उठेंगी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। विक्रम उसके पास आया। उसका चेहरा एक ठंडे नकाब में बदल गया। उसने लड़के का कंधा इतनी ज़ोर से पकड़ा जैसे उसे कुचल देगा और फुसफुसाया, कमीने, तू कौन है जो मेरे डॉक्टर पर झूठे आरोप लगा रहा है और मेरी पत्नी का अपमान कर रहा है? जानता है ये कहाँ है? दफ़ा हो जा, इससे पहले कि मैं तुझे कुचल दूँ। आरती हैरान थी। पिछले कई महीनों से उन्हें शक था कि उनके पति की आंखों में पहले जैसी बात नहीं रही। उन्होंने एक ठंडेपन और हिसाब किताब को महसूस किया था, लेकिन उन्होंने कभी विश्वास करने की हिम्मत नहीं की थी कि वह इतना आगे जा सकता है। अब उसका यह हिंसक रवैया उन्हें कंपा रहा था। अगर वह सचमुच निर्दोष था तो एक बच्चे की बात पर इतना भड़कने की क्या ज़रूरत थी? आरती ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उनकी नज़र मेज़ पर रखी सुई पर टिक गई। अजीब बात है, इस बार की दवा का रंग थोड़ा अलग था। उन्होंने कब से अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला दूसरों के हाथों में इतनी आसानी से देना शुरू कर दिया था। उनके दिल में एक दबा हुआ गुस्सा उठा। रुको, उन्होंने ज़ोर से कहा। आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन दृढ़ थी, जिससे विक्रम और डॉक्टर दोनों चौंक गए। वह धीरे धीरे सीधी बैठ गईं। भले ही उनका शरीर अभी भी कमज़ोर था, उनकी आंखें अपने पति पर गड्ढी थीं। विक्रम, मैं सच में पूछ रही हूँ, तुम क्या छिपा रहे हो? एक अनजान लड़का।
अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ क्यों आएगा? सिर्फ ये शब्द कहने के लिए विक्रम एक पल के लिए रुक गया। फिर जल्दी से एक बनावटी मुस्कान के साथ बोला, आरती, तुम बच्चों की बातों पर ध्यान मत दो। वह सिर्फ एक कबाड़ी है। उसका दिमाग शायद ठीक नहीं है। मैं उसे अभी बाहर निकलवाता हूँ। आंटी, इस बकवास का असर अपनी सेहत पर मत पड़ने दीजिए। रोहन उसके हाथों से छूटकर बिस्तर के पास भागा। उसकी आंखों में आंसू थे। आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने हर शब्द साफ साफ सुना। वे चाहते हैं कि आप कागज़ पर दस्तखत करें और फिर ये दवा दें ताकि वे आपकी सारी संपत्ति हड़प सकें। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ये इंजेक्शन लगवा लीजिए और कल सुबह पूरा देश पढ़ेगा कि आपकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। कमरा सन्न रह गया। हर शब्द उस झूठे पर्दे को चीर रहा था जो इतने समय से बना हुआ था। आरती की रीढ़ में अचानक ठंडक दौड़ गई। उनका प्यारा पति, जिसने कभी मुश्किलों में उनका हाथ थामा था, अब उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और डर मिला जुला था। बगल में खड़ी डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे। उसकी नज़र जल्दी से सुई की तरफ गई, जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा गया हो। बाहर गार्डों के कदमों की आवाज़ तेज़ी से आ रही थी। रोहन जानता था कि उसके पास समय नहीं है। उसका गला भर आया आवाज़ टूट गई। अगर आज मैं गलत हूँ तो मैं मार खाने और बाहर निकाले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो सिर्फ आप ही खुद को बचा सकती हैं। प्लीज़ बस एक बार मुझ पर यकीन कर लीजिए। उसकी साफ भीगी लेकिन दृढ़ आंखों ने आरती को निशब्द कर दिया। उनके दिल में दर्द और हिम्मत का एक मिला जुला एहसास उठा। इतने साल उन्होंने अपना करियर बनाया, हज़ारों मरीज़ों की जान बचाई और अब उनकी अपनी ज़िंदगी एक गरीब बच्चे के भरोसे थी। उस शक्तिशाली महिला का दिल एक अलग धुन पर धड़क उठा। न्याय कभी कभी सबसे छोटी जगहों से आता है। दरवाजे पर ज़ोर से खटखटाहट हुई। गार्ड अंदर आया। उसकी आंखों में संदेह था। विक्रम तुरंत चिल्लाया, इस लड़के को यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन इस बार आरती ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उनकी आवाज़ तीखी थी, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। तुम सब बाहर जाओ, मुझे इस बच्चे से अकेले में बात करनी है। विक्रम चौंक गया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। डॉक्टर ने होंठ काट लिए। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। रोहन ने राहत की सांस ली। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। लड़के को उम्मीद नहीं थी कि उसकी कांपती हुई चेतावनी उस महिला के दिल को छू लेगी जो दुनिया के लिए पत्थर जैसी बन चुकी थी। दरवाज़ा बंद हो गया और उस सफ़ेद कमरे में 3 लोग रह गए, हर कोई एक अलग मनोदशा में। एक गरीब लड़का कांपता हुआ लेकिन दृढ़, एक करोड़पति पत्नी जो अब अपने जीवन साथी का असली चेहरा देखने लगी थी, और एक पति और डॉक्टर जो पहली बार महसूस कर रहे थे कि नियंत्रण उनके हाथों से फिसल रहा है। अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। पीछे सिर्फ एक भारी खामोशी रह गई। आरती वहीं बैठी थी। उनके कमज़ोर हाथों ने चादर को कसकर पकड़ रखा था। उनका दिमाग उस लड़के के कहे शब्दों से घूम रहा था, बस एक इंजेक्शन और आप कभी नहीं उठेंगी। यह आवाज़ एक मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी। उनकी नज़र अपने पति पर गई। वह आदमी जिसके साथ उन्होंने इतने साल बिताए थे, अब उसके चेहरे पर गुस्सा और घबराहट का भाव था। जो शक इतने समय से सुलग रहा था वह अब आग की तरह भड़क उठा। उस पल में यादें तेज़ी से वापस आईं। उन्हें उनकी शादी के शुरुआती दिनों में ले गईं। उन दिनों वह एक युवा डॉक्टर थीं जिसे अभी प्रमोशन मिला था और वह एक उभरता हुआ व्यवसायी था। वे इस विश्वास के साथ एक हुए थे कि प्यार बुद्धि और करियर को जोड़ सकता है। विक्रम घंटों तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतज़ार करता था। उनके लिए ठंडा खाना लाता था ताकि वे अपनी ड्यूटी के बाद जल्दी से खा सकें। उन्होंने कभी विश्वास किया था कि वही उनके जीवन का आदमी है, लेकिन समय ने सब कुछ घिस दिया। जैसे जैसे वह सफल होती गई, उनकी दवा कंपनी फलने फूलने लगी। विक्रम भी बदल गया। बोर्ड मीटिंग्स में वह अब चुपचाप पीछे बैठकर उनका हौसला बढ़ाने वाला आदमी नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे मुख्य कुर्सी पर आ गया। हर फैसले में दखल देने लगा और जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा
तो उसने बेरहमी से भीड़ के बीच उनकी कमज़ोरी को उजागर किया, जैसे कि ये उनकी शक्ति छीनने का एक बहाना हो। आरती जी अब कंपनी चलाने के लिए मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। हमें एक स्वस्थ और समझदार व्यक्ति की ज़रूरत है। उस दिन के वे शब्द अभी भी एक चाकू की तरह गहरे चुभते थे। कर्मचारियों ने उन्हें दया की दृष्टि से देखा। वह केवल अपने आंसू निगल सकीं, खुद को यह दिलासा देते हुए कि शायद वह सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था। लेकिन अब उस कबाड़ी लड़के की चेतावनी के बाद वह जानती थीं कि यह मदद नहीं बल्कि हड़पने की एक असली योजना थी। धोखा दिए जाने का अपमान शारीरिक दर्द को जला रहा था। आरती ने अपने होंठ कसकर काट लिए, उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। दूसरी ओर विक्रम अभी भी एक शांत पति की भूमिका निभा रहा था। अपनी पत्नी से धीरे से कह रहा था, तुम ज़्यादा मत सोचो, यह सिर्फ एक बच्चा है जो बकवास कर रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, तुम जानती हो। शब्द मीठे थे, लेकिन आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। आरती अब इतनी भोली नहीं थीं कि विश्वास कर लें। उस पल से उन्होंने कसम खाई कि चाहे वह कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, वह धोखेबाजों के हाथों में एक आज्ञाकारी शिकार नहीं बनेंगी। गार्डों के जाने के बाद अस्पताल का कमरा फिर से घुटन भरी खामोशी में डूब गया। आरती तकिए पर वापस लेट गई। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, जैसे कि वह बहुत थक गई हों। लेकिन उनके दिमाग में सब कुछ पहले से कहीं ज़्यादा साफ था। उनकी शांत बाहरी के नीचे एक गुस्सा उबल रहा था। वह समझती थीं कि इस स्थिति में भावनाओं को बाहर निकालने से वह केवल तेज़ी से जाल में फंसेंगी। एक घायल जानवर कभी कभी दहाड़ता नहीं है, बल्कि चुपचाप देखता है। विक्रम उनके पास आया। उसने अपना हाथ उनकी पत्नी के कंधे पर रखा। उसकी आवाज़ रुई जैसी नरम, लेकिन चाकू जैसी तेज़ थी। तुम उस लड़के की बकवास पर ध्यान मत दो। वह सिर्फ एक कबाड़ी है जो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम बस आराम करो, मैं और डॉक्टर प्रिया सब कुछ संभाल लेंगे। आरती ने अपनी आंखें खोली और सीधे अपने पति को देखा, धीरे से मुस्कुराईं। यह मुस्कान एक पत्नी की कोमलता वाली नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की ठंडक वाली थी जिसने एक धोखेबाज का असली चेहरा पहचान लिया था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी ने विक्रम को थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और डॉक्टर प्रिया की ओर मुड़ गया। प्रिया, दवा फिर से तैयार करो, मैं और देरी नहीं चाहता। डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। उसके हाथ अभी भी हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों ने शांत रहने की कोशिश की। आरती की नज़रें उस सिरिंज से नहीं हटीं जहां पारदर्शी तरल रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। चिकित्सा में इतने वर्षों के बाद वह शामक हृदय उत्तेजक या जहर से अपरिचित नहीं थी। एक खौफनाक एहसास तब हुआ जब उन्हें एहसास हुआ कि एक घोल उस चीज़ से अलग था जिसका वह आमतौर पर इस्तेमाल करती थी। एक तीखी गंध थी जिसे केवल वे ही पहचान सकते थे जो प्रयोगशाला के आदी थे। उनके दिल में एक चेतावनी की घंटी बजी, लेकिन उनका चेहरा कमज़ोर बना रहा। वह अपनी सतर्कता प्रकट नहीं करना चाहती थीं, क्योंकि एक भी गलती से उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी योजना विफल हो गई है, और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। विक्रम, उन्होंने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं आज थोड़ी थकी हुई हूँ। शायद कल इंजेक्शन लगवा लूँगी। पिछली रात मैं सो नहीं पाई। मुझे डर है कि अब इंजेक्शन लगवाने से मेरा दिल इसे सहन नहीं कर पाएगा। विक्रम ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। डॉक्टर प्रिया ने उनकी ओर देखा, जैसे किसी आदेश का इंतज़ार कर रही हो। आरती ने अपने डर को दबाया और एक सौम्य मुस्कान बिखेरी। यही मुस्कान थी जिसने विक्रम को शांत कर दिया, और उसने सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, कल के लिए छोड़ देते हैं। तुम आराम करो, मैं ज़रूरी कागजात तैयार कर लूँगा ताकि तुम्हें और परेशान ना होना पड़े। कागजात, सिर्फ ये 2 शब्द आरती की रीढ़ में ठंडक दौड़ाने के लिए काफ़ी थे। उन्हें हाल के दिनों की याद आई जब वह लगातार फाइलों के ढेर लेकर आते थे।
और उनसे जल्दी से हस्ताक्षर करने का आग्रह करते थे। बिक्री, अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी, यहाँ तक कि एक वसीयत भी। उन्होंने हमेशा समझाया कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब वह उनके हस्ताक्षर को देखते थे तो उनकी आंखों में एक छिपाना मुश्किल लालच चमक उठता था। आरती ने धीरे से सिर हिलाया, विश्वास करने का नाटक करते हुए। वह जानती थीं कि जितना ज़्यादा वह आज्ञाकारी लगेंगी उतनी ही ज़्यादा गलतियां वह करेगा, और इस जानलेवा खेल में जो चुप रहना जानता है वही विजेता होता है। उस रात जब कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, रोहन चुपके से वापस आया। वह सुबह की तरह घबराया हुआ नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। आरती ने उसे देखा और धीरे से सिर हिलाया। उनके दिल में एक नाजुक विश्वास ने जड़ पकड़ ली थी। शायद यही लड़का उन्हें बचाने की कुंजी होगा। रोहन ने उन्हें वह सब कुछ बताया जो उसने सुना था, उस जानलेवा इंजेक्शन के बारे में गुप्त बातचीत से लेकर ट्रांसफ़र के कागजात तक। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, लेकिन हर विवरण साफ था। आरती ने सुना, उनकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। यह गरीब बच्चा अपनी सहज प्रवृत्ति और शांत अवलोकन से एक अनमोल गवाह बन गया था। उनके दिल में एक परेशान करने वाला सवाल उठा, क्या वह न्याय जिसे वह इतने समय से खोज रही थी एक ऐसे बच्चे से आएगा जिसे कोई नोटिस नहीं करता? ठीक उसी समय गलियारे में विक्रम के जूतों की आवाज़ गूंजी। रोहन घबरा गया। आरती ने जल्दी से उसे उपकरणों की अलमारी में छिपा दिया। विक्रम अंदर आया, उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी। आरती, मुझे तुमसे कुछ कागजात पर तुरंत हस्ताक्षर करवाने हैं। यह सिर्फ एक पूरक है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आरती ने फाइल ली, सरसरी तौर पर देखने का नाटक किया, लेकिन उनकी नज़रें मोटे अक्षरों में छपे एक वाक्य पर रुक गईं। अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में कानूनी पति को पूर्ण पावर ऑफ अटॉर्नी। उनकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उन्होंने धीरे से ऊपर देखा और अपने पति की आंखों से मिली। विक्रम के होठों पर मुस्कान बहुत चिकनी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक प्यास चमक रही थी। उन्होंने फाइल बंद कर दी। उनकी आवाज़ शांत थी। मैं थक गई हूँ, कल हस्ताक्षर करूँगी। ठीक है, विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें निराशा को छिपा नहीं सकी। वह चला गया, हवा में महंगी परफ्यूम की गंध छोड़कर, एक ऐसी गंध जिससे अब उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा घिन आ रही थी। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो रोहन ने अपना सिर बाहर निकाला। उसकी आंखों में चिंता भरी थी। आरती ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और धीरे से फुसफुसाई, हमें चुप रहना होगा। केवल खामोशी ही दुश्मन का असली चेहरा उजागर करेगी। उस रात आरती सोई नहीं। बाहर पुरानी गाड़ियों से कबाड़ की खनक की आवाज़ आ रही थी और उनके दिल में एक फौलादी संकल्प ढल रहा था। वह खुद को एक जानलेवा इंजेक्शन का शिकार नहीं बनने देंगी, और खामोश जंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। उस रात के बाद आरती बदल गई। बाहर से हर कोई उन्हें कमज़ोर, थका हुआ देखता था, जो केवल दवा और अपनी निजी डॉक्टर की देखभाल पर निर्भर थीं। लेकिन उनके दिमाग में वह पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट थी। वह अब अपने पति को प्यार की नज़रों से नहीं, बल्कि एक ठंडे पर्यवेक्षक की नज़रों से देखती थी। उनके हर हाव भाव, हर शब्द, हर कागज़ को वह अपनी याददाश्त में सावधानी से दर्ज कर रही थी। उनकी खामोशी ने विक्रम को और भी आत्मविश्वासी बना दिया, यह मानते हुए कि उनकी पत्नी ने हार मान ली है। लेकिन उनके लिए यह एक लंबी शतरंज की बाजी की शुरुआत थी। सुबह जब डॉक्टर प्रिया कमरे में आई तो आरती ने थके होने का नाटक किया और धीरे से पूछा, प्रिया, आज की दवा में कुछ अलग है क्या? गंध थोड़ी अजीब लग रही है। डॉक्टर प्रिया चौंक गईं, फिर तुरंत एक सौम्य मुस्कान बिखेरी। कुछ नहीं आरती जी, यह सिर्फ एक नई आयातित दवा है। आप चिंता न करें, मैं हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा ही चुनूंगी। विक्रम ने भी यही कहा था, लेकिन प्रिया की आंखें थोड़ी कतरा रही थीं। आरती ने और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सिर हिलाया और अपने दिमाग में एक नोट बना लिया, दवा में समस्या है। दोपहर में विक्रम एक और फाइल लेकर आया।
आरती चुपचाप अपने पति को मेज पर हर कागज को सजाते हुए देखती रही जो घने अक्षरों से भरे थे। उसने शहद की तरह मीठे शब्दों में कहा, तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हें सिर्फ आराम करने की ज़रूरत है। आरती ने धीरे से मुस्कुराया। हर पन्ने को पलटते हुए भले ही उनकी आंखें धुंधली थीं, फिर भी वह सार को समझने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने धुंधले प्रिंट वाले हिस्सों और पावर ऑफ अटॉर्नी सेक्शन में दोहराए गए वाक्यों पर ध्यान दिया। हर बार जब वह एक पन्ना पलटती थीं तो वह उसे अपनी याददाश्त में गहराई से अंकित कर लेती थीं, क्योंकि वह जानती थीं कि उनके हस्ताक्षर अब उस विशाल संपत्ति का दरवाज़ा खोलने के लिए सोने की चाबी थे और वह इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। रात में रोहन फिर से चुपचाप कमरे में आया, अपने साथ कुछ कुचले हुए कागज़ के टुकड़े लेकर जो उसने दवा कंपनी के कार्यालय क्षेत्र के आसपास से उठाए थे। उन कागज़ों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आरती के लिए हर छोटा विवरण एक कीमती पहेली का टुकड़ा था। एक नोट में एक तत्काल बैठक का जिक्र था जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। एक और में बड़ी मात्रा में दवा आयात करने का बिल था, लेकिन कंपनी के बही खातों में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। एक बच्चे की अवलोकन शक्ति के साथ जो कबाड़ बीनकर जीता था, वह अनजाने में एक ऐसा सूचना संग्रहकर्ता बन गया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आरती ने उसे कृतज्ञता भरी आंखों से देखा। तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। हम तभी जीत सकते हैं जब वे सोचें कि मैंने हार मान ली है। रोहन ने तेज़ी से सिर हिलाया। उसकी आंखें गर्व से चमक उठीं। दिन ब दिन दिखावटी खामोशी में बीतते गए। विक्रम गलियारे में फ़ोन पर फुसफुसाता यह सोचकर कि आरती सो रही हैं, लेकिन वह सब कुछ सुनती थी। डॉक्टर प्रिया फाइल में कुछ लिखती, यह सोचकर कि मरीज़ ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन उनकी आंखें हर स्ट्रोक का अनुसरण करती थीं। सब कुछ वह एक बंद बक्से की तरह रखती थीं, खुलने के दिन का इंतज़ार करती थीं। एक दिन अस्पताल के कमरे में ही एक बोर्ड मीटिंग में विक्रम शेयरधारकों के सामने खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, अब वह कंपनी की देखभाल नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं पदभार संभालूं ताकि काम न रुके। कुछ ने सहमति में सिर हिलाया, कुछ ने संदेह में फुसफुसाया। आरती चुपचाप लेटी रही, आंखें बंद किए सुनने का नाटक नहीं कर रही थी, लेकिन हर शब्द उनके कानों में पड़ रहा था, उनके अंदर गुस्से की आग जला रहा था। वह जानती थीं कि वह आदमी न केवल उनकी संपत्ति हड़पना चाहता था, बल्कि उन लोगों के सामने उनका अपमान भी करना चाहता था जो कभी उनका सम्मान करते थे। और वह जानती थीं कि अब चुप रहना एक दोधारी तलवार थी, क्योंकि उनकी खामोशी उसे और भी लापरवाह बना रही थी, और भी ज़्यादा कमियां उजागर कर रही थी, और यही उन्हें चाहिए था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप चुप रहना चुनते हैं, इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप सब कुछ सुनना चाहते हैं, सब कुछ साफ देखना चाहते हैं, हर चीज़ को याद रखना चाहते हैं, ताकि एक दिन आप इसे पासा पलटने के लिए सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यही वह स्थिति थी जिसमें आरती हर घंटे जी रही थी। अस्पताल के गलियारे के अंत में पीली रोशनी के नीचे उनकी परछाई दीवार पर लंबी खिंच रही थी। वह महिला जिसे कभी मुरझाया हुआ माना जाता था, अब चुपचाप एक खामोश पलटवार की तैयारी कर रही थी, और उनके बगल में वह गरीब कबाड़ी लड़का एक भाग्यशाली साथी की तरह चुपचाप ये विश्वास दिला रहा था कि न्याय के लिए अभी भी एक मौका है। अगले कुछ दिनों तक आरती ने एक थकी हुई, खामोश और आज्ञाकारी मरीज का रूप बनाए रखा, जैसे कि उनके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं बची हो, लेकिन अंदर से उनका हर कदम सोचा समझा हुआ था। वह जानती थीं कि पासा पलटने के लिए उन्हें सबूत चाहिए, और सबूत पाने के लिए उन्हें धोखेबाज को खुद अपनी गलती उजागर करने पर मजबूर करना होगा। एक सुबह जब विक्रम फाइल लेकर आया तो उन्होंने लापरवाही से पेन उठाने का नाटक किया, लेकिन तुरंत हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने धीरे से कमज़ोर आवाज़ में कहा, जो उसका ध्यान खींचने के लिए काफ़ी थी, विक्रम, अगर मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं
तो बाद में अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या कंपनी की प्रतिष्ठा बनी रहेगी? वह एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक किरण चमकी, जो जल्दी ही एक सौम्य मुस्कान के पीछे छिप गई। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम्हें सिर्फ आराम करने की ज़रूरत है और कंपनी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होगी। आरती ने धीरे से सिर हिलाया और फिर जानबूझकर एक अस्पष्ट वाक्य कहा, तो याद रखना, मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखना, चाहे मैं जिंदा रहूं या नहीं। मैं चाहती हूं कि दुनिया मुझे एक डॉक्टर के रूप में याद रखे, एक असफल व्यक्ति के रूप में नहीं। विक्रम चौंक गया। वे शब्द उसके लिए एक हरी बत्ती की तरह थे, यह संकेत देते हुए कि उसने हार मान ली है और अपनी किस्मत स्वीकार कर ली है। वह नहीं जानता था कि यह उसके लालच को मापने के लिए उनका बिछाया हुआ जाल था। उस दोपहर जब वह कमरे से निकला, आरती ने रोहन को चुपके से उसका पीछा करने के लिए कहा। लड़का दबे पांव गलियारे में गया और सफाई कर्मचारियों में घुल मिल गया। रोहन ने विक्रम को डॉक्टर प्रिया से एक छिपे हुए कोने में मिलते देखा। उनकी आवाज़ फुसफुसाहट में थी, लेकिन इतनी कि वह सुन लगा सके। वह लगभग हस्ताक्षर करने वाली है। बस एक और इंजेक्शन और सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या तुम पक्के हो कोई गलती न हो जाए? चिंता मत करो। उसने खुद कहा है, जिंदा रहना या मरना अब कोई मायने नहीं रखता। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि आरती का अंदाज़ा सही था। उनकी खामोशी उन्हें आत्मविश्वासी बना रही थी और वे लापरवाह हो रहे थे। वह जल्दी से वापस आया और सब कुछ बता दिया। आरती ने सुना और उनके होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़कोई बीज खान में साता था। गए महीनों में पहली बार उन्होंने महसूस किया कि नियंत्रण उनके हाथ में है। रात में उन्होंने रोहन को बुलाया और फुसफुसाई, कल मैं उन्हें एक बार और परखूंगी। तुम हर चीज़ पर ध्यान देना और याद रखना, हमें ठोस सबूत चाहिए। अगले दिन जब डॉक्टर प्रिया इंजेक्शन तैयार कर रही थी, आरती ने अचानक उनकी कलाई पकड़ ली। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी। प्रिया, क्या तुम पक्की हो कि यह दवा मेरे लिए अच्छी है? अगर मैं नहीं बची तो क्या तुम्हें और विक्रम को पछतावा होगा? इस अप्रत्याशित सवाल ने प्रिया को चौंका दिया। उसकी आंखें डगमगा गईं। विक्रम ने तुरंत हस्तक्षेप किया, एक बनावटी हौंसी के साथ। तुम क्या बकवास कर रही हो? हम हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं। लेकिन प्रिया की आंखों ने अनजाने में विक्रम की ओर देखा, जिसमें चिंता भरी थी। आरती ने उस पल को पकड़ लिया, उसे अपनी याददाश्त में गहराई से अंकित कर लिया। यह एक साथी की आंखें थीं, जो जानता था कि वह गलत कर रहा है। उनके जाने के बाद आरती ने तकिए के नीचे छिपी अपनी छोटी डायरी निकाली और समय संवाद, हाव भाव और आंखों के भाव को लिखना शुरू कर दिया। हर विवरण पूरी तस्वीर के लिए एक पहेली का टुकड़ा था। वह जानती थीं कि जब समय आएगा तो यह एक अकाट्य सबूत होगा। एक और शाम उन्होंने सोने का नाटक किया। उनकी सांसें नियमित थीं। रोहन एक कोने में दुबका हुआ था। दरवाज़ा खुला। विक्रम डॉक्टर प्रिया के साथ अंदर आया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन अपनी जागी हुई कानों से आरती ने हर शब्द सुना। हाँ, कल मैं नोटरी को बुलाऊंगा। उस समय चाहे वह होश में हो या बेहोश, उसे हस्ताक्षर करने ही होंगे। प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन अगर किसी को शक हो गया तो किसी को शक नहीं होगा। वह बहुत कमज़ोर है, अब वह विरोध नहीं कर सकती। आरती ने अपनी आंखें बंद रखीं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उनका चेहरा थका हुआ बना रहा। अंधेरे में उनके होंठ हल्के से मुड़ गए। एक और सबूत उनके हाथ में था। रोहन ने उन्हें देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। लड़के ने इस महिला में एक बदलाव महसूस किया। निराशा से अब उन्होंने खामोशी को एक हथियार में बदलाव में दिया था। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, सीधे विरोध करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी वह अपने दुश्मनों को ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी बनाकर उनका असली चेहरा उजागर कर रही थी। क्या आपको यह विरोधाभास नहीं लगता? शक्तिशाली व्यक्ति कभी कभी वह नहीं होता जो ज़ोर से बोलता है, बल्कि वह होता है जो सही समय पर चुप रहना जानता है। वह खामोशी कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक तेज़ चाकू है जो बाहर निकाले जाने का इंतज़ार कर रहा है। और उस खामोशी में आरती ने पासा पलटने का रास्ता देख लिया था।
उन्हें बस एक और सहयोगी की ज़रूरत थी जो उनकी यादों को कानूनी सबूत में बदल सके। वह व्यक्ति, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचा था जिसे उनके अपने पति ने ही बाहर कर दिया था। कई दिनों तक याद रखने, अवलोकन करने और चुपचाप हर विवरण इकट्ठा करने के बाद आरती जानती थीं कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। अकेले वह विक्रम और डॉक्टर प्रिया की साजिश का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उन्हें एक सहयोगी की ज़रूरत थी, कोई जो कानून समझता हो, जो जानता हो कि कानूनी सबूत क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण कोई जो सत्ता और पैसे से नहीं डरता हो। उनके दिमाग में एक नाम कौन था जिसे उन्होंने लंबे समय से लेने की हिम्मत नहीं की थी? कुमार कभी उनके निजी वकील थे जब कंपनी नई नई शुरू हुई थी। कुमार अमीर परिवार से नहीं थे, लेकिन वह सीधे और सिद्धांतवादी थे। उन्हीं दिनों कुमार ने पहले अनुबंध तैयार किए थे जिससे उन्हें कई धोखाधड़ी वाले सौदों से बचाया था। लेकिन कुमार की स्पष्टवादिता ही उनके जल्दी बाहर निकाले जाने का कारण बनी। विक्रम को जिद्दी लोग पसंद नहीं थे। एक तीखी बहस में कुमार ने अज्ञात स्रोतों से दवा आयात करने के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया था, जिसका प्रस्ताव विक्रम ने दिया था। नतीजा यह हुआ कि उन्हें कंपनी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, उन पर लचीला न होने का आरोप लगाया गया। तब से कुमार का नाम परिवार में किसी भी बातचीत से गायब हो गया। आरती उस समय बहुत व्यस्त थी, अपने पति पर बहुत भरोसा करती थी, इसीलिए उन्होंने उन्हें बिना रोके जाने दिया। अब उस ठंडे अस्पताल के कमरे में बैठकर उन्हें लगा कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। एक दोपहर जब विक्रम एक साथी से मिलने के लिए अस्पताल से निकला तो आरती ने रोहन से कहा, क्या तुम मेरी एक मदद करने की हिम्मत करोगे? मेरे लिए कुमार नाम के एक व्यक्ति को खोजो, वकील कुमार। वह पुरानी कमीज़ पहनते थे, एक पुरानी स्कूटर चलाते थे और अस्पताल के नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर बैठते थे। 2 दिन बाद रोहन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें दृढ़ थीं। उस लड़के के लिए जो शहर के हर कोने में घूमा था, कुछ सुरागों से किसी को खोजना कोई बड़ी बात नहीं थी। 2 दिन बाद रोहन वापस आया हाँफता हुआ, उसकी आंखें चमक रही थीं। आंटी, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। उन्होंने अब एक पुराने फ्लैट में एक छोटा सा दफ्तर खोल लिया है, लेकिन वह अभी भी एक वकील हैं। आरती का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिरी मौका चमक उठा था। उस शाम आरती ने एक परिचित नर्स से चुपके से एक गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा, बाहर जाने के लिए एक चेक, अब का बहाना बनाकर। रोहन उनके साथ बैठा। उसके हाथ में इतने समय से इकट्ठा किए गए दस्तावेज़ों का एक बैग था। व्हील चेयर उन्हें अस्पताल से बाहर ले गई। भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हुए किसी को शक नहीं हुआ कि जो महिला मरने वाली लग रही थी, वह वास्तव में अपनी किस्मत बदलने की चाबी खोजने जा रही थी। कुमार का कानून कार्यालय एक पुराने फ्लैट की कतार में था, जिसकी दीवारों का पेंट उखड़ रहा था। साइन बोर्ड इतना छोटा था कि लोग आसानी से उसे नज़रअंदाज कर सकते थे। लकड़ी का दरवाज़ा खुला। एक 40 साल का आदमी, जिसका चेहरा दुबला था लेकिन आंखें तेज थी, ने ऊपर देखा। कुमार। जब उसने आरती को देखा तो वह चौंक गया। आरती जी, उसकी आवाज़ में आश्चर्य था, जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो। आरती ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज़ उदास थी। कुमार, बहुत समय हो गया, मुझे माफ़ करना कि मैंने उस समय तुम्हारा साथ नहीं दिया। कुमार की आंखें एक पल के लिए गहरी हुईं, लेकिन फिर नरम हो गईं। उसने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। रोहन ने व्हील चेयर को धकेलने में मदद की। छोटा कमरा, जिसमें सिर्फ एक लकड़ी की मेज़ और कुछ पुरानी फाइलों के ढेर थे, साफ सुथरा था। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद आरती ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ भर आई, कुमार, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं है, यह मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मेरा पति मुझे मारना चाहता है। कुमार चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह कुछ और पूछने ही वाला था
कि रोहन ने दस्तावेजों का बैग मेज पर रखा, कागज के टुकड़े, नोट्स फैलाए और वह सब कुछ सुनाया जो उसने सुना था। हर विवरण को देखते हुए कुमार का माथा सिकुड़ गया, फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया। आप सही कह रही हैं, यह अब पारिवारिक विवाद नहीं है, यह एक संगठित हत्या की साजिश है। अगर लड़के की बातें सच हैं तो हमें ठोस कानूनी सबूत चाहिए। आरती ने सिर हिलाया। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। कुमार ने उन्हें लंबे समय तक देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा और दुहक का मिश्रण था। वह महिला जो कभी सफलता के शिखर पर थी, अब उसके सामने कमज़ोर बैठी थी, लेकिन फिर भी अपनी दृढ़ता बनाए हुए थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन आपको बहुत धैर्य रखना होगा। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज़ों के साथ। तभी हम उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। एक भी गलती से वे पासा पलट देंगे और आपको पागल साबित कर देंगे। आरती मुस्कुराई, कई दिनों में पहली बार। यह मुस्कान ठंडी नहीं थी, बल्कि उम्मीद की एक किरण थी। मैंने काफ़ी समय तक चुप्पी साधे रखी है। अब मैं तैयार हूँ। हम मिलकर पासा पलट देंगे। उस छोटे से कमरे में पंखे की चरमराती आवाज़ के बीच एक नया गठबंधन बना। एक करोड़पति जिसे धोखा दिया गया था, एक गरीब कबाड़ी लड़का, और एक सिद्धांतवादी वकील जिसे छोड़ दिया गया था। उनके हाथों में सच्चाई के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उस सच्चाई में उन लोगों को नष्ट करने की शक्ति थी जो सोचते थे कि सत्ता अजेय है। उस मुलाकात के ठीक बाद कुमार ने सोचने में समय बर्बाद नहीं किया। वह जानता था कि एक बार इस शतरंज की बाजी में कदम रखने के बाद पीछे मुड़ना नामुमकिन था। वह आदमी जिसे सालों पहले दरकिनार कर दिया गया था, अब आरती की जान और सम्मान बचाने की एकमात्र उम्मीद था। पहले दिन कुमार उस बैंक गया जहां आरती की दवा कंपनी का अक्सर लेन देन होता था। कई सालों के अनुभव के साथ उसे असामान्य सुरागों को खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हाल के कुछ महीनों में आयातित चिकित्सा सामग्री खरीदने के बहाने लगातार बड़े लेन देन किए गए थे। लेकिन जब कुमार ने सीमा शुल्क रिकॉर्ड से मिलान किया तो उसने पाया कि आयातित माल की मात्रा खर्च की गई राशि का केवल 10वां हिस्सा थी। विशाल अंतर बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वह कार्यालय वापस आया, रोहन द्वारा इकट्ठा की गई फाइल खोली। बिल की फटी फोटोकॉपी जैसे बेकार समझे जाने वाले कागज़ के टुकड़े अचानक उस लेन देन श्रृंखला से मेल खा गए। कुमार स्तब्ध बैठा रहा, गुस्से और प्रशंसा से भरा हुआ। आज एक कबाड़ी बच्चे ने अनजाने में उसे झूठ के पर्दे को उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहेली का टुकड़ा दिया था। अगले दिन कुमार ने कर विभाग में एक पुराने परिचित से संपर्क किया। कुछ बातचीत के बाद उसने पुष्टि की कि यह केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के भी संकेत थे। कंपनी से पैसा नकली परियोजनाओं में डाला जाता था और फिर विक्रम के रिश्तेदारों के नाम पर बनाई गई सहायक कंपनियों के माध्यम से निकाला जाता था। सब कुछ बहुत चालाकी से किया गया था, लेकिन कुमार जैसे वकील की नज़रों से नहीं छिप सकता था, जो कागज़ों के साथ खाता, पीता और सोता था। इस बीच अस्पताल में आरती धैर्यपूर्वक एक कमज़ोर मरीज़ की भूमिका निभा रही थी। हर बार जब विक्रम फाइल लेकर आता तो वह हस्ताक्षर करने में देरी करने का नाटक करती, हानिरहित सवाल पूछती जो उसे अपनी कमियों को उजागर करने के लिए पर्याप्त थे। रोहन गलियारे में घूमता रहता, उसके कान हमेशा खुले रहते। जब भी उसे कोई जानकारी मिलती वह जल्दी से उसे कुमार तक पहुंचाता। एक शाम कुमार अस्पताल वापस आया। उसकी आंखों में तनाव था। उसने आरती के सामने एक फ़ोटोकॉपी की हुई फाइल रखी। उसकी आवाज़ गहरी थी। आरती जी, मामला सिर्फ आपको मारने की साजिश तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कंपनी से सैकड़ों करोड़ रुपए का गबन किया है और इसे नकली कंपनियों के ज़रिए बाहर भेजा है। अगर आप उन सभी कागजात पर हस्ताक्षर कर देती हैं तो चाहे आप जिंदा रहें या मरें, आपकी सारी संपत्ति
और सम्मान चला जाएगा। आरती ने सुना जैसे उनके दिल में आग लग गई हो। हर शब्द ने धोखे की एक और परत को उजागर किया, लेकिन वह रोई नहीं। उनकी आंखों में एक अभूतपूर्व ठंडक थी। कुमार, तुम जारी रखो, चाहे कितना भी समय लगे, मैं इंतज़ार करूंगी। बस सबूत चाहिए, मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। रोहन बगल में बैठा था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, आंखें चमक रही थीं। आंटी, मैं भी आपकी मदद करूंगा। मैं चुपके से उनका पीछा करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैं छोटा हूँ, कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। कुमार ने लड़के को देखा, थोड़ा झिझका, लेकिन उसकी साफ आंखों ने उसे सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, लेकिन याद रखना, सावधान रहना। हमारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर हम पकड़े गए तो हम तीनों खतरे में पड़ जाएंगे। अगले कुछ दिनों में रोहन कुमार द्वारा दिए गए पुराने रिकॉर्डर को लेकर चलने लगा। वह उसे अपने कबाड़ के बोरे में अपने फटे कपड़ों में छिपा लेता, और जब भी वह विक्रम और डॉक्टर प्रिया के कमरे के पास से गुजरता तो चुपचाप बटन दबा देता। कई बार उसका दिल सीने से बाहर आने को हो जाता जब वह सुनता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का दिन करीब है। बस उसे कुछ और दिनों तक शांत रहने की ज़रूरत है, या पैसा तैयार है। उसके मरने के बाद मेरे पास पूरा अधिकार होगा। हर रिकॉर्डिंग को रोहन कांपते हुए कुमार तक पहुंचाता। वकील उसे सुनता, होंठ भींचता और चुपचाप हर सबूत को अपने ब्रीफकेस में रखता, जैसे एक बड़े विस्फोट के लिए चिंगारी इकट्ठा कर रहा हो। इस बीच विक्रम और भी आत्मविश्वासी होता जा रहा था। उसने सोचा कि उसकी पत्नी की खामोशी हार मानने का संकेत है। एक दिन शेयर धारकों के बीच वह घमंड से हाँसा, आरती अब सिर्फ दवा के सहारे जिंदा है, जल्द ही सब कुछ मेरा होगा। यह अफवाह सुनकर कई लोग उस पर विश्वास करने लगे। आरती ने यह सुना और केवल फीकी हंसी हंसी, क्योंकि वह जानती थी कि धोखेबाज जितना ज़्यादा लापरवाह होगा, उसके पतन का क्षण उतना ही विनाशकारी होगा। एक रात कुमार ने आरती को देखा और धीरे से कहा, हम लगभग वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन आपको और धैर्य रखना होगा। मुझे उस क्षण की ज़रूरत है जब नोटरी वहाँ हो। मुझे ज़रूरत है कि वे तीसरे व्यक्ति के सामने खुद को उजागर करें, तब कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आरती ने सिर हिलाया, उनकी आंखें अंधेरे में चमक उठीं। इंतज़ार अब दर्द नहीं बल्कि विश्वास था। वह जानती थीं कि हिसाब चुकाने का पल करीब आ रहा है, और आज की खामोशी कल का घातक चाकू होगी। अगले कुछ दिनों में अस्पताल का माहौल एक अदृश्य धागे से खिंचा हुआ लग रहा था। विक्रम सोच रहा था कि वह जीत रहा है, जबकि आरती एक कमज़ोर आज्ञाकारी मरीज की भूमिका निभा रही थी। लेकिन यही विरोधाभास था जो दरारें पैदा करने लगा था। एक सुबह जब विक्रम एक नई फाइल लेकर आया तो आरती ने हर पन्ने को पलटा और थोड़ा माथा सिकोड़ा। कवर पर साफ लिखा था, विशेष दवा, वितरण अनुबंध। लेकिन जब उन्होंने परिशिष्ट 6 पर नज़र डाली तो उन्होंने एक ऐसी कंपनी का नाम देखा जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था, ग्लोबल वेलनेस एंटरप्राइजेज। नाम कानूनी लग रहा था, लेकिन अजीब तरह से उस पर छपा पता शहर के बाहरी इलाके की एक छोटी गली का था, जहां कोई भी योग्य दवा गोदाम कभी नहीं हो सकता था। उन्होंने ऊपर देखा, उनकी आवाज़ कमज़ोर लेकिन सीधी थी। विक्रम, ये कंपनी क्या है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? वह एक पल के लिए चौंका, फिर तुरंत एक बनावटी हौंसी हौंसा। अरे, एक नया साथी है। तुम बहुत कमज़ोर हो, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा और बताया नहीं। मुस्कान बहुत तेज़ थी, स्पष्टीकरण बहुत संक्षिप्त। आरती ने और बहस नहीं की, सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन अपने मन में एक और सवालिया निशान लगा लिया। नकली कंपनी, पैसा कहाँ जा रहा है? उसी दिन दोपहर में डॉक्टर प्रिया दवा लेकर आईं। आरती ने चुपचाप देखा। आमतौर पर दवा की शीशियों पर साफ लेबल होते थे, लेकिन उस दिन ये एक पारदर्शी शीशी थी जिसमें कोई स्टिकर या कागज़ नहीं था। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रिया, इस दवा पर कोई लेबल क्यों नहीं है? प्रिया एक पल के लिए चौंकी, फिर जल्दी से जवाब दिया, अरे ये एक विशेष आयात है, अभी तक लेबल नहीं लगा है।
आप चिंता न करें। जवाब सुनने में ठीक लगा, लेकिन आरती की नज़रों में यह एक गंभीर चूक थी। उन्हें अच्छी तरह याद था कि सभी कानूनी दवाओं पर एक निरीक्षण स्टिकर होना चाहिए। एक बिना लेबल वाली शीशी केवल एक तस्करी की दवा हो सकती थी, या इससे भी बदतर जहर। उस रात रोहन चुपके से वापस आया। उसके हाथ में पुराना रिकॉर्डर था। उसने आरती से फुसफुसाया, आंटी, आज मैंने ये रिकॉर्ड किया है। उन्होंने मशीन चालू की। विक्रम की आवाज़ धीरे धीरे गूंजी, याद रखना, कल नोटरी के सामने उसे हस्ताक्षर करने ही होंगे। अगर नहीं तो बस एक मजबूत डोज दे देना। उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, डॉक्टर प्रिया की आवाज़ ने जवाब दिया, आप चिंता न करें। लेकिन मुझे डर है कि अगर किसी ने दवा में अंतर देख लिया तो कोई ध्यान नहीं देगा। लोग बस एक मरीज़ को स्वाभाविक रूप से मरते हुए देखेंगे। आरती चुपचाप बैठी रही, उनके हाथ चादर को कसकर पकड़े हुए थे। वे शब्द उनके दिल में सुइयों की तरह चुभ रहे थे, लेकिन साथ ही वे अपराध की तस्वीर के लिए सुनहरे टुकड़े थे। तब से उन्होंने जानबूझकर छोटे छोटे सवाल पूछना शुरू कर दिया, जैसे कि थाह ले रही हों। एक बार विक्रम और प्रिया दोनों के सामने वह फीकी हौसी हौसी अजीब है, इस दवा की गंध अलग है, या शायद मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। विक्रम ने तुरंत हस्तक्षेप किया। हाँ, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। गंध तो गंध है, हर दवा की अपनी गंध होती है। एक और बार फाइल देखते समय उन्होंने लापरवाही से कहा, विक्रम, अगर मैं नहीं बची तो क्या तुम मेरी जगह सब कुछ संभाल लोगे, यहाँ तक कि दान पुण्य भी। विक्रम ने बिना झिझक सिर हिलाया, बेशक, मैं तुम्हारी जगह सब कुछ संभाल लूँगा। यही जल्दबाजी अनजाने में उसके लालच को उजागर कर गई। अगर वह सचमुच प्यार करता तो उसे इस बात को टाल देना चाहिए था। उसे आश्वस्त करना चाहिए था कि वह जिएगी, लेकिन नहीं, उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, जैसे कि वह वारिस की भूमिका के लिए पहले से ही तैयार था। दिन ब दिन और भी असामान्य विवरण सामने आने लगे। जो नर्सें कभी उनके करीब थीं, उन्हें अचानक दूसरे विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी जगह नए कर्मचारी आ गए जो डॉक्टर प्रिया की हर बात मानते थे। यहाँ तक कि उनके दैनिक भोजन में भी कुछ बदलाव आया था। स्वाद थोड़ा कड़वा था, गंध तीखी थी जो पहले जैसी नहीं थी। ज़रा सोचिए, अगर ये आप होते तो क्या आप हर दिन मौत का सामना कर पाते? जबकि जो आपको मारना चाहता था वह आपके बगल में मुस्कुराता रहता, फिर भी आरती चुप रही। यही खामोशी एक तेज़ चाकू बन गई, जिससे धोखेबाज और भी आत्मविश्वासी होता गया और उसकी कमियां और भी उजागर होती गईं। एक बरसात की रात आरती ने फ़ोन पर कुमार से फुसफुसाया, तुम देख रहे हो वे दिन दिन लापरवाह होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है, वे इतनी जल्दी में क्यों हैं? अभी ही क्यों? लाइन के दूसरे छोर पर कुमार की आवाज़ गहरी हो गई। जी आरती जी, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। मेरे द्वारा खोजी गई फाइलों के अनुसार ग्लोबल वेलनेस एंटरप्राइजेज जल्द ही विदेश में एक बड़ा धन हस्तांतरण करने वाली है। अगर आप हस्ताक्षर करती हैं तो पैसा वैध हो जाएगा, अगर नहीं तो वे फंस जाएंगे। इसलिए उन्हें आपको तुरंत मारना होगा। आरती चुप हो गई। सभी टुकड़े अचानक जुड़ गए। जहर, कागजात, जल्दबाजी। उनकी मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि एक विशाल मनी लॉन्ड्रिंग रिंग की चाबी थी। लेकिन उनकी आंखें अंधेरे में चमक उठीं। पहली बार उन्होंने पूरी तस्वीर साफ देखी। धोखेबाजों ने सोचा था कि उन्होंने सावधानी से योजना बनाई है, लेकिन वास्तव में वे अपने पीछे कई सुराग छोड़ रहे थे। सवाल सिर्फ यह था कि उन सवालिया निशानों को अकाट्य सबूत में कैसे बदला जाए। अगले दिन अस्पताल का कमरा असामान्य रूप से शांत था। आरती तकिए के सहारे बैठी थीं। उनका चेहरा पीला था। उनके पतले हाथ मेज़ पर रखी मोटी फाइल पर रखे थे। अस्पताल की सफ़ेद रोशनी उस दृश्य को एक नाटक जैसा बना रही थी, जिसमें सभी एक रोमांचक मोड़ का इंतज़ार कर रहे थे। विक्रम अंदर आया। उसके हाथ में एक पेन था। उसकी आंखों में खुशी थी जो एक बनावटी कोमलता के पीछे छिपी थी। डॉक्टर प्रिया ठीक पीछे थी,
एक चांदी की ट्रे पर बिना लेबल वाली शीशी और तैयार सुई रखी थी। आरती, आज सब कुछ खत्म करने का समय है, विक्रम ने मीठी आवाज में कहा, लेकिन उसके होंठों के कोने में एक छिपाना मुश्किल अधीरता थी। तुम्हें बस यहाँ हस्ताक्षर करना है, फिर इंजेक्शन के बाद तुम बेहतर महसूस करोगी। आरती धीरे से मुस्कुराई, एक थकी हुई मुस्कान, लेकिन आंखें तेज थीं। उन्होंने फाइल के हर पन्ने को पलटा, जानबूझकर धीमा करते हुए खामोशी को बढ़ने दिया। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ और तेज़ लग रही थी, जिससे माहौल और भी घुटन भरा हो गया। विक्रम, उन्होंने धीरे से कहा, मुझे ये कंपनियां थोड़ी अजीब लग रही हैं। ग्लोबल वेलनेस, हंग थिन, एक्सपोर्ट, मैंने इनके नाम कभी नहीं सुने। क्या ये सच में भागीदार हैं? विक्रम एक पल के लिए चौंका, लेकिन तुरंत एक शांत मुस्कान के साथ बोला, तुम कमज़ोर हो इसलिए तुम्हें याद नहीं है। ये सब बड़े प्रतिष्ठित भागीदार हैं। तुम हस्ताक्षर करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आरती ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने दूसरा पन्ना पलटना जारी रखा, जानबूझकर पूछा, और यह क्लॉज, अगर मेरी अचानक मृत्यु हो जाती है तो सारा प्रबंधन अधिकार तुम्हारे पास चला जाएगा। विक्रम, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर जाऊंगी? यह सवाल एक चाकू की तरह था जिसने झूठे पर्दे को चीर दिया। विक्रम की आंखों में एक ठंडी किरण चमकी, लेकिन फिर उसने खुद को रोका और फीकी हंसी हंसा, आरती, तुम फिर से ज़्यादा सोच रही हो। मैं बस दूर की सोच रहा हूँ। अगर कल तुम और कमज़ोर हो गई तो मेरे पास सब कुछ संभालने का अधिकार होगा। उस पल में आरती रोहन, जो दरवाजे के बाहर छिपा था, और सभी दर्शकों के मन में एक खौफनाक सवाल उठा, क्या वह हस्ताक्षर करेंगी? आरती ने कागज पर पेन रखा। जैसे ही पेन की नोक नीचे छुई, बाहर रोहन का दिल रुकने को हो गया। विक्रम ने आंखें गड़ा दी। डॉक्टर प्रिया थोड़ा झुकी सुई निकालने के लिए तैयार। पूरा कमरा जैसे सांस रोके हुए था। लेकिन ठीक उसी समय आरती रुक गई। उन्होंने ऊपर देखा। उनकी आंखें सीधे उनके पति पर गड़ी थीं। विक्रम, अगर मैं हस्ताक्षर कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? यह सवाल धीरे से गूंजा, लेकिन विक्रम को थोड़ा असहज करने के लिए काफ़ी था। उसने अपना गला साफ किया और जल्दी से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, पेन को फाइल पर दबाते हुए। हस्ताक्षर करो, ज़्यादा मत सोचो। उस पल आरती ने पेन छोड़ दिया, हाँफने का नाटक किया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैं नहीं जानती कि मुझे हस्ताक्षर करने चाहिए या नहीं। नहीं, शब्द विक्रम की महत्वाकांक्षा पर एक चाकू की तरह पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, फिर लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की और डॉक्टर प्रिया की ओर मुड़ गया। तैयार हो जाओ, वह बहुत कमज़ोर है, बस एक इंजेक्शन काफ़ी होगा। ठीक उसी पल रोहन ने कांपते हुए अपने कबाड़ के बोरे में रिकॉर्डर का बटन दबाया, हर शब्द को रिकॉर्ड करते हुए। उसने मन ही मन प्रार्थना की, आंटी, हस्ताक्षर मत करना, उन्हें खुद को पूरी तरह से उजागर करने दो। अस्पताल के कमरे में हवा घुटन भरी हो गई। वह महिला जो कभी चिकित्सा उद्योग में शीर्ष पर थी, अब एक शिकार की तरह थी जिसे खाई के किनारे धकेल दिया गया था। उसके सामने पेन, कागज, सुई थे जो चीज़ें बचाने वाली लगती थीं, अब एक मौत का वारंट थी। बस एक हस्ताक्षर, बस एक सिर हिलाना और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अंतिम हस्ताक्षर का दिन आरती की सोच से भी जल्दी आ गया। उस सुबह सूरज की पीली रोशनी अस्पताल की खिड़की से आ रही थी, लेकिन उनके दिल में यह शांति की रोशनी नहीं, बल्कि तूफान से पहले की चकाचौंध थी। कमरा करीने से तैयार किया गया था। बिस्तर के पास एक लकड़ी की मेज़ रखी थी जिस पर मोटी फाइल रखी थी। विक्रम ने एक साफ सुथरा सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा अजीब तरह से खुश लग रहा था, जैसे कोई सफल व्यवसायी एक अरबों का सौदा पक्का करने जा रहा हो। डॉक्टर प्रिया बगल में खड़ी थी। उनके हाथ में दवा की ट्रे थी। सुई एक सफ़ेद कपड़े के नीचे छिपी थी। एक अजनबी आदमी अंदर आया, नोटरी। उसने गंभीरता से अपना ब्रीफकेस नीचे रखा और प्रक्रिया शुरू करने लगा। किसी को नहीं पता था कि उसकी मौजूदगी इस सुबह को एक ऐतिहासिक मोड़ में बदल देगी। आरती, आज तुम्हें सिर्फ हस्ताक्षर करने हैं।
उसके बाद तुम आराम कर सकती हो, कोई चिंता नहीं, विक्रम ने मीठी आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपाना मुश्किल अधीरता थी। आरती ने अपने पति को देखा, उनके होंठ एक कमज़ोर मुस्कान में मुड़ गए। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। इन शब्दों ने विक्रम और डॉक्टर प्रिया को चौंका दिया, फिर वे तुरंत खुश हो गए। प्रिया ने राहत की सांस ली, जबकि विक्रम ने अपनी पत्नी का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा जैसे किसी ने खजाना पा लिया हो। नोटरी ने ऊपर देखा, पुष्टि में सिर हिलाया। कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरती ने धीरे धीरे पेन उठाया, उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे उनमें कोई जान न बची हो। विक्रम उनके करीब झुक गया। लगभग अपना होंठ उनके कान में लगाकर हस्ताक्षर करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पेन की नोक कागज़ के पन्ने को छू गई। टिक टॉक टिक टॉक। सब जैसे सांस रोके हुए थे। बस एक और हस्ताक्षर और सब कुछ एक अप्रत्याशित दिशा में मुड़ जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल दरवाज़ा खुला, तेज़ कदमों की आवाज़ गूंजी। वकील कुमार प्रकट हुए। उनके पीछे 2 पुलिस अधिकारी थे जिनके चेहरे गंभीर थे। उनकी ठंडी आंखें पूरे कमरे में घूम रही थीं। विक्रम चौंक गया। आरती के हाथ से पेन फिसल गया। वह उछल पड़ा। तुम कौन हो? तुम यहाँ बिना इजाज़त के क्यों आए हो? कुमार सीधे मेज़ पर गया और एक और उतनी ही मोटी फाइल रखी। उसकी आवाज़ साफ और दृढ़ थी। मिस्टर विक्रम, हमारे पास संपत्ति के गबन, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, नकली कंपनियां बनाने और सत्ता हड़पने के लिए, हत्या की साजिश रचने के आपके कृत्यों के बारे में पर्याप्त सबूत हैं। यह तलाशी और अस्थायी गिरफ्तारी का वारंट है। माहौल फट पड़ा। डॉक्टर प्रिया बुरी तरह कांपने लगी। उनके हाथ से दवा की ट्रे फर्श पर गिर गई। सुई की खनक की आवाज़ खौफनाक थी। नोटरी हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह पीछे हट गया। तुम क्या कह रहे हो? विक्रम हकलाया, पसीना बहने लगा। यह मेरी पत्नी है, मैं सिर्फ उसकी देखभाल कर रहा था। कुमार ने रिकॉर्डर चालू किया। विक्रम और प्रिया की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। याद रखना, कल नोटरी के सामने उसे हस्ताक्षर करने ही होंगे। अगर नहीं तो बस एक मजबूत डोज दे देना। उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। कमरा सन्न रह गया। नोटरी की आंखें आश्चर्य से गुस्से में बदल गईं। एक पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट निकाली और हर आरोप को साफ साफ पढ़ा। आरती चुपचाप बैठी रही। उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने धीरे से पेन छोड़ दिया। उन्होंने अपने पति को देखा। उनकी आवाज़ धीमी, लेकिन हर शब्द चाकू की तरह था। तुमने कहा था कि मैं हस्ताक्षर करूं ताकि मुझे शांति मिले, लेकिन शांति किसे, मुझे या तुम्हारी महत्वाकांक्षा को? विक्रम सबूतों की फाइल को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन पुलिस ने उसे कसकर पकड़ लिया। वह चिल्लाया नहीं। यह सब झूठ है। एक घटिया वकील और एक फटेहाल कबाड़ी लड़का मुझे कैसे हरा सकते हैं? ठीक उसी पल रोहन बाहर से अंदर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसका पुराना रिकॉर्डर कांपते हुए हाथ में था। लड़के की आवाज़ भर आई, लेकिन दृढ़ थी। अंकल, मैंने ही यह सुना और मैंने ही यह सब पाली, रिकॉर्ड किया है। अब आप इनकार नहीं कर सकते। पूरा कमरा चुप हो गया। एक गरीब फटेहाल कबाड़ी लड़का अब एक निर्णायक गवाह बन गया था। आरती की आंखें चमक उठीं, कमज़ोरी से नहीं बल्कि भावना से। उन्होंने नोटरी की ओर मुड़कर साफ आवाज़ में कहा, मैंने अभी तक किसी कागज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और अब आप सभी ने सच्चाई देख ली है। विक्रम कुर्सी पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डॉक्टर प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। लगातार माफ़ी मांग रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह क्षण सिर्फ स्थिति का उलटना नहीं था, बल्कि वह क्षण था जब आरती ने अपना सम्मान, शक्ति और सबसे बढ़कर न्याय वापस पा लिया था। गिरफ्तारी वारंट पढ़ने की आवाज़ अस्पताल के कमरे में गूंज रही थी। एक अदालत में हथौड़े की चोट की तरह ठंडी। 2 पुलिस अधिकारी आगे बढ़े। एक ने चमकदार हथकड़ी निकाली। विक्रम पीछे हटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पसीना बह रहा था। नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, वह चिल्लाया। उसकी आवाज़ कर्कश थी।
यह मेरी पत्नी का अस्पताल का कमरा है। तुम लोग मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। पुलिस अधिकारी ने शांति से जवाब दिया। उसकी आवाज़ साफ थी। मिस्टर विक्रम, हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग, अवैध वित्तीय दस्तावेज और प्रत्यक्षदर्शी। कृपया सहयोग करें। विक्रम छटपटाया। उसकी आंखें बचने का रास्ता खोज रही थीं, लेकिन कमरे में मौजूद सभी की आंखें, नोटरी नर्स, यहाँ तक कि बिस्तर पर बैठी आरती की भी उस पर टिकी थीं। उन आंखों में अब सम्मान नहीं बल्कि अवमानना और गुस्सा था। डॉक्टर प्रिया ज़मीन पर गिर गईं। उनके कांपते हाथ सफ़ेद कोट को कसकर पकड़े हुए थे। रो रही थी। मैंने सिर्फ विक्रम की बात मानी। मैं यह नहीं करना चाहती थी। मुझे मजबूर किया गया था। कुमार उछल पड़ा। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। डॉक्टर प्रिया, क्या आप चाहती हैं कि हम वह रिकॉर्डिंग फिर से चलाएं जिसमें आप अंतिम इंजेक्शन के बारे में चर्चा कर रही थीं? आप पीड़ित नहीं हैं, आप एक साथी हैं। प्रिया ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके आंसू किसी को पिघला नहीं सकते थे। कमरा शांत हो गया। केवल पुलिस के पेन की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी जो रिपोर्ट लिख रहा था। हर पंक्ति एक पापी युग का अंत कर रही थी। विक्रम ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वह तुरंत मेज़ की ओर दौड़ा और कुमार द्वारा लाए गए सबूतों की फाइल को पकड़ लिया, लेकिन तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया गया। उसकी कलाई ठंडी हथकड़ियों में जकड़ गई। वह चीखा। उसकी आवाज़ विकृत थी। तुम लोग सोचते हो कि तुम मुझे एक बेकार वकील और एक फटेहाल कबाड़ी बच्चे से हरा सकते हो। मैंने यह साम्राज्य बनाया है। मैं इसका मालिक हूँ। आरती ने धीरे से होंठ सिकोड़े। उनकी आवाज़ कमज़ोर, लेकिन हर शब्द तेज़ था। तुम भूल गए विक्रम, ये मैंने ही थी जिसने इस कंपनी को शून्य से बनाया था। तुम तो बस मेरी पत्नी के नाम पर पीछे खड़े होकर फ़ायदा उठाने वाले थे, और आज तुमने सबके सामने अपना सभ्यपात चेहरा खुद ही फाड़ दिया है। नोटरी, जो अब तक चुप था, अब बोला। उसकी आवाज़ गंभीर और गुस्से से भरी थी। मिस्टर विक्रम, आरती जी ने किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन मैंने सब कुछ सुना और देखा है। एक नोटरी के रूप में मैं तुरंत एक रिपोर्ट बनाऊंगा। अपराध से इनकार करने की उम्मीद मत करना। वे शब्द अंतिम हथौड़े की तरह थे। विक्रम पूरी तरह से टूट गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके पैर ज़मीन पर झुक गए। यह दृश्य देखकर डॉक्टर प्रिया और भी घबरा गई। वह घुटनों के बल गिर गई और हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी। मैं आपसे विनती करती हूँ आरती जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं सिर्फ बहुत डरी हुई थी। मैंने अभी तक कुछ भी इंजेक्ट नहीं किया है। मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। आरती ने उसे देखा। उनकी आंखें ठंडी लेकिन उदास थीं। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि हर कोई सुन सके। प्रिया, तुम भी कभी मेरी तरह एक डॉक्टर थी, लोगों को बचाने की कसम खाई थी, लेकिन तुमने अपनी कसम को धोखा दिया, अपने मरीजों के विश्वास को धोखा दिया। आज तुम्हें जो कीमत चुकानी पड़ रही है वह इसलिए है क्योंकि तुम अपनी अंतरात्मा को भूल गई थी। कमरा जैसे सांस रोके हुए था। किसी ने और कुछ नहीं कहा, केवल पुलिस के हस्ताक्षर की आवाज़ और हथकड़ियों के बंद होने की खौफनाक आवाज़। बाहर कुछ जिज्ञासु अस्पताल कर्मचारी दरवाजे पर जमा हो गए थे। वे फुसफुसा रहे थे। उनकी आंखें भयभीत और क्रोधित थीं। खबर तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में पूरे फ्लोर को पता चल गया कि आदर्श पति विक्रम को उसकी पत्नी के बिस्तर के पास से ही हत्या की साजिश और गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। विक्रम को ले जाया जा रहा था। वह अभी भी गालियां दे रहा था। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। डॉक्टर प्रिया सिर झुकाए पीछे चल रही थी। उनके पैर कांप रहे थे। उनका सफ़ेद कोट गंदा था, एक कफन की तरह। कमरे में आरती चुपचाप बैठी थी। उनके पतले हाथ चादर को कसकर पकड़े हुए थे। आंसू गिर रहे थे, लेकिन कमज़ोरी के नहीं। यह धोखे के दर्द और न्याय की शुरुआत की शांति के आंसू थे। कुमार उनके पास आया, धीरे से अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। आरती जी, यह तो बस शुरुआत है। आगे अदालत की सुनवाई है, जनता की राय है। लेकिन आज आप जीत गईं। आरती ने ऊपर देखा। उनकी आंखें दृढ़ थीं। नहीं कुमार,
असली विजेता न्याय है, और सबसे बुरी तरह हारने वाले वे हैं जिन्होंने अपनी मेंशलिखकाइट खो दी। कमरे के कोने में रोहन चुपचाप खड़ा था। उसकी बचकानी आंखों में आंसू थे। एक अभूतपूर्व विश्वास चमक रहा था। वह जानता था कि इस क्षण से उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। वह अब सिर्फ एक फटेहाल कबाड़ी लड़का नहीं था, बल्कि एक सच्चाई का गवाह था, एक ऐसी बाजी का पलटना जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। खबर आग की तरह तेजी से फैली। एक ही सुबह में पूरे अस्पताल में हलचल मच गई। लोग फुसफुसा रहे थे। उनकी जिज्ञासु और क्रोधित नज़रें सीधे विक्रम और डॉक्टर प्रिया पर थीं जब उन्हें पुलिस ले जा रही थी। विक्रम का शानदार सूट अब गंदा और सिकुड़ा हुआ था। उसके जेल लगे बाल पसीने से भीगे हुए थे। वह चेहरा जो कभी बैठकों में घमंड से भरा रहता था, अब निराशा में पीला और विकृत था। दवा कंपनी के शेयरधारक, जिन्हें आज आरती को पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करते देखने के लिए अस्पताल बुलाया गया था, ने पूरी करवाली के जिसका प्ली कापाले के देखने के लिए अस्पताल बुलाया गया था, सच्चाई देखी। उनकी हैरान और घृणित नज़रें सीधे विक्रम पर थीं। एक व्यक्ति जो हमेशा उसकी चापलूसी करता था धीरे से बोला, हे भगवान, क्या हम इतने समय से धोखा खा रहे थे। एक बड़े बुजुर्ग शेयरधारक जो कभी विक्रम को एक भरोसेमंद उत्तराधिकारी मानते थे, ने गुस्से से कांपते हुए सिर हिलाया। मैंने गलत जगह पर भरोसा किया। यह आदमी चिकित्सा उद्योग में रहने के लायक नहीं है। कंपनी पर अधिकार करने की तो बात ही छोड़िए। विक्रम ने सुना जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। उसने छटपटाने की कोशिश की, चिल्लाया, तुम लोग विश्वास मत करो, यह सब एक साजिश है। मैं ही हूँ जिसने इस कंपनी को चलाया है। मेरे बिना ये कंपनी बहुत पहले ही डूब गई होती, लेकिन अब कोई नहीं सुन रहा था। ऑडियो सबूत, मनी लॉन्ड्रिंग के कागजात और नोटरी की उपस्थिति ने सब कुछ कह दिया था। अब उसकी दलीलें उसे और भी शर्मिंदा कर रही थीं। डॉक्टर प्रिया बगल में चल रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे। वह कभी एक समर्पित निजी डॉक्टर की छवि थी, अब अचानक एक धोखेबाज हत्या में साथी बन गई थी। एक युवा नर्स ने पीठ पीछे फुसफुसाया, सोचा नहीं था कि जिस व्यक्ति का हम इतना सम्मान करते थे वह ऐसा काम करेगा। लोगों को बचाने की कसम खाई और तुरंत धोखा दे दिया। फुसफुसाहट पूरे गलियारे में फैल गई, जैसे हर एक चाकू उन दो गिरफ्तार लोगों के आत्म सम्मान पर चल रहा हो। यही नहीं रुका। कुछ ही घंटों में खबर अखबारों में आ गई। एक बड़ी खबर हजारों लोगों के फ़ोन स्क्रीन पर चमक रही थी। चिकित्सा जगत में बड़ा उलटफेर, दवा उद्योग की करोड़पति मौत से बची, पति और निजी डॉक्टर हत्या की साजिश और सैकड़ों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर विस्फोट हो गया। लेख तस्वीरें, वीडियो तेज़ी से फैल गए। लोगों ने उस खौफनाक ऑडियो रिकॉर्डिंग को साझा किया जिसमें विक्रम की ठंडी आवाज़ आदेश दे रही थी, बस एक मजबूत डोज दे देना। दूसरों ने विक्रम की हथकड़ी लगी, तस्वीरें पोस्ट की, साथ में तीखी टिप्पणियाँ। बाहर से सफल आदमी, अंदर से एक लालची हत्यारा निकला। आरती चुप थी, लेकिन उनकी खामोशी सबसे भयानक पलटवार थी। दवा कंपनी में उस दोपहर कर्मचारी समूहों में खड़े थे। अब मालिक की प्रशंसा के शब्द नहीं थे, बल्कि गुस्सा था। एक अकाउंटेंट ने घेनगांव कहा, मुझे याद है कितनी बार उन्होंने हमें बेतुके खर्चों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। पता चला कि यह उनके अपने लिए मनी लॉन्ड्रिंग थी। एक अन्य कर्मचारी ने तीखी आवाज़ में कहा, हम इतने समय से कड़ी मेहनत कर रहे थे, जबकि वह सिर्फ दूसरों की मेहनत को हड़पने का इंतज़ार कर रहा था। यह सचमुच कर्म का फल है। अस्पताल के कमरे में आरती चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक राहत थी। उन्होंने जो कुछ भी सहा, वे खामोश दिन, वे पल जब लगा कि हार मान ली है। अंततः उसका फल मिला, लेकिन वह यह भी समझती थी कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे अदालत की सुनवाई थी, भयंकर कानूनी लड़ाइयाँ थीं। कुमार बगल में खड़ा था, फ़ोन की स्क्रीन को देख रहा था जिसमें अनगिनत लेख थे, और धीरे से कहा, आरती जी, जनता की राय पूरी तरह से आपके पक्ष में है।
ये एक सुनहरा अवसर है। हमें आगे बढ़ना होगा ना, केवल आपको बचाने के लिए, बल्कि पूरी कंपनी को बचाने के लिए, उन मूल्यों को बचाने के लिए जिन्हें आपने बनाया है। आरती ने अपनी आंखें खोलीं, कुमार को देखा, फिर बिस्तर के कोने में दुबके रोहन को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन अभी भी हैरान थीं। उन्होंने सिर हिलाया, उनकी आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी। सही है, यह तो बस शुरुआत है। न्याय को प्रकाश में लाना होगा ताकि धोखेबाजों के लिए फिर कभी कोई जगह न थे। बच्चे, सिर्फ एक रात में पूरा शहर जैसे फट पड़ा। बड़े अखबारों ने एक साथ पहले पन्ने पर सुर्खियां लगाईं। अब शानदार अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते हुए विक्रम की शिष्ट तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि उसकी हथकड़ी लगी तस्वीर थी। उसका चेहरा गुस्से और डर से सिकुड़ा हुआ था। डॉक्टर प्रिया भी उस तस्वीर में थी। उनका सफ़ेद कोट दागदार था, बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं। लोग देखकर कांप उठे। एक डॉक्टर जिसने लोगों को बचाने की कसम खाई थी, अब उस पर अपने ही मरीज को मारने की साजिश का आरोप था। सोशल मीडिया पर हज़ारों टिप्पणियां उमड़ पड़ी। एक पोस्ट को हज़ारों बार साझा किया गया। वास्तविक जीवन की फिल्मी कहानी, दवा उद्योग की करोड़पति अपने ही पति और निजी डॉक्टर द्वारा रची गई जानलेवा इंजेक्शन की साजिश से बाल बाल बची। शुक्र है कि न्याय सोया नहीं था। कुछ ने गुस्से में कहा तो इतने सालों से वह सिर्फ अपनी पत्नी के नाम का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कर रहा था। सचमुच इंसान के चेहरे वाला जानवर। कुछ ने दुहक से कहा, गरीब रहकर ईमानदारी से जीना बेहतर है, बजाय इसके कि सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाले को धोखा देकर और मारकर अमीर बना जाए। नेटिजन्स ने जल्दी से उसका अतीत भी खोद निकाला। पुरानी तस्वीरों की एक श्रृंखला सामने लाई गई। कंपनी की पार्टी में विक्रम मुस्कुराते हुए, कर्मचारियों के कंधों पर हाथ रखे हुए, चिकित्सा में मानवीय मूल्यों पर जोरदार भाषण देते हुए। अब उन तस्वीरों का मजाक उड़ाया जा रहा था। किसी ने व्यंग्यात्मक कैप्शन जोड़ा, धोखे का प्रवक्ता। व्यावसायिक मंचों में निवेशक फुसफुसा रहे थे कि यह एक ऐतिहासिक झटका था। एक व्यवसायी जिसे कभी दवा उद्योग का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था, अब एक लालची बेईमान व्यक्ति के रूप में सामने आया था। कई भागीदारों ने अनुबंध तोड़ने की घोषणा की। कंपनी के शेयर की कीमतें तेजी से गिर गईं। लेकिन विडंबना यह है कि विक्रम के पतन ने आरती की छवि को और भी उज्जवल कर दिया। लोग उन्हें दृढ़ता के प्रतीक के रूप में सराहने लगे। एक ऐसी महिला जिसे धोखा दिया गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और सम्मान बनाए रखा। इस बीच जनता ने डॉक्टर प्रिया को नहीं बख्शा। लोगों ने इंटरनेट पर उसकी तस्वीरें पाईं, उसकी उपलब्धियों का बखान करने वाले लेख, चिकित्सा सम्मेलनों में भाग लेने की तस्वीरें। लेकिन प्रशंसा के बजाय अब सभी का मजाक उड़ाया जा रहा था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हिप्पोक्रेटिक शपथ को धोखा देना है। चिकित्सा के इतिहास में सबसे शर्मनाक हत्यारी डॉक्टर। प्राइम टाइम पर एक टेलीविज़न रिपोर्ट प्रसारित की गई। अस्पताल की तस्वीरें एक धीमी लेकिन ठंडी आवाज़ में वाचन अपनी ही पत्नी, जिसने उसके साथ मिलकर करियर बनाया, की संपत्ति हड़पने और हत्या करने की साजिश। एक क्रूर विश्वासघात जिसने हमेशा के लिए शर्मिंदगी छोड़ी। विक्रम को ले जाए जाने की तस्वीरें बार बार दिखाई गईं। हर एंगल ने उसे उपहास का केंद्र बना दिया। आम लोग भी चाय की दुकानों में, बाजारों में, गलियों में चर्चा कर रहे थे। अमीर होने का क्या फ़ायदा, अंत में उसे एक दुष्ट के रूप में जाना जाएगा। ऐसे व्यक्ति के अमीर होने का कोई मतलब नहीं है। दवा कंपनी में एक आपातकालीन बैठक हुई। शेयरधारक एक गोल मेज पर बैठे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था और अंत में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और मेज़ पर हाथ मारा। हमने एक धोखेबाज को बहुत लंबे समय तक नेतृत्व करने दिया। आज से विक्रम नाम यहाँ मौजूद नहीं रहेगा। कर्मचारियों ने एक साथ ताली बजाई। तालियों की गड़गड़ाहट उस व्यक्ति के लिए एक सार्वजनिक सज्जा की तरह थी जो कभी सर्वोच्च पद पर बैठा था। और आरती, जब उन्होंने अखबार पढ़ा तो वह केवल चुपचाप मुस्कुराईं।
वह जानती थीं कि यह एक विजय की मुस्कान नहीं बल्कि एक गहरी समझ की मुस्कान थी। वह जानती थीं कि विक्रम जो अपमान झेल रहा था वह सिर्फ कानून से नहीं बल्कि समाज की हजारों आंखों से भी आ रहा था। जिन लोगों ने कभी उस पर भरोसा किया था वे अब एक साथ उससे मुंह मोड़ चुके थे। और यही सबसे भारी सज़ा थी, अपने ही समुदाय द्वारा तिरस्कृत होना, इतिहास द्वारा एक धोखेबाज के रूप में नामित होना। अस्पताल के कमरे के कोने में रोहन उस पुराने फ़ोन पर टिप्पणियां पढ़ रहा था जो कुमार ने उसे दिया था। लड़का हौसा, उसकी आंखें चमक उठीं। आंटी, सब लोग आपके साथ हैं। लोग आपको स्टील लेडी कह रहे हैं। आरती ने मुड़कर धीरे से उसके बालों को सहलाया। उनकी आवाज़ कोमल थी। नहीं रोहन, मैं स्टील नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक महिला हूँ जिसने सही समय पर चुप रहना चुना ताकि न्याय खुद बोल सके। उस चौंकाने वाले उलटफेर के बाद के दिनों में आरती के अस्पताल के कमरे का माहौल अचानक बदल गया। अब विक्रम की कोई परछाई नहीं थी। डॉक्टर प्रिया के ऊंची एड्डी के जूतों की कोई आवाज़ नहीं थी, बल्कि उनकी जगह कर्मचारियों, दोस्तों और यहाँ तक कि अजनबियों की मुलाकातें और प्रशंसनीय नज़रें थीं। हर कोई उस महिला को अपनी आंखों से देखना चाहता था जिसने खामोशी को एक हथियार में बदल दिया था, जिसने एक क्रूर साजिश को नाकाम कर दिया था। रोहन अभी भी उनके साथ था, वही दुबला पतला मुस्कुराने वाला लड़का, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अपनी उम्र से ज़्यादा का अनुभव झलकता था। वह ज़्यादा बात नहीं करता था, बस चुपचाप उनके सामान को व्यवस्थित करने, कमरा साफ करने में मदद करता था और कभी कभी उनके लिए एक गर्म गिलास पानी बना देता था। लेकिन यही खामोशी आरती को सुकून देती थी। एक दोपहर जब सूरज की रोशनी खिड़की से फीकी पड़ रही थी, कुमार अंदर आया। उसके हाथ में एक और फाइल थी। उसने उसे मेज़ पर रखा। आरती को एक असहज नज़र से देखा। आरती जी, शायद आपको यह सच्चाई जाननी चाहिए। आरती हैरान थी। कुमार कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर रोहन की ओर देखा। लड़का अभी भी बिस्तर के कोने में दुबका हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, जैसे वह कुछ अंदाज़ा लगा रहा हो। रोहन, यहाँ सिर्फ संयोग से नहीं था। मैंने चुपके से और जांच की है। रोहन उस व्यक्ति का नाती है जिसे आपने कई साल पहले बचाया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरती स्तब्ध थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुमार ने धीमी आवाज़ में आगे कहा, 15 साल पहले एक गरीब गांव में आप स्वेच्छा से चिकित्सा उपचार के लिए गई थीं। उस समय एक गर्भवती महिला को गंभीर जटिलताएं थीं। उसके पास अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं थे। आपने मुफ्त में ऑपरेशन किया, माँ और बच्चे दोनों को बचाया। वह बच्चा रोहन की माँ थी। बाद में उनका परिवार बिखर गया, पिता चले गए। रोहन की माँ बीमारी से जल्दी मर गईं। रोहन एक कबाड़ी बच्चा बन गया। वह नहीं जानता था कि उसका पिता कौन है और नहीं वह जानता था कि वह किसी का वणी है। आरती चुप हो गई। उनके कांपते हाथ उनके पड़ी बच्चा बन गया सीने पर थे। उन्हें याद आया, यादें एक बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। एक फूस की झोपड़ी की तस्वीर, एक महिला दर्द से करा रही थी, एक बरसात की रात में एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़। उन्हें याद था कि उन्होंने उस लाल बच्चे को अपनी बाहों में लिया था और अब वह बच्चा बड़ा हो गया था, ठीक उनके सामने बैठा था। वह रोहन था। हे भगवान, वह बोली। आंसू बहने लगे। तो तुम शुरू से ही मेरी किस्मत का हिस्सा थे। रोहन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें हैरान थीं। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। आप ही थीं जिन्होंने मेरी माँ को बचाया था। आरती ने सिर हिलाया, लड़के को कसकर गले लगा लिया। पहली बार उन सब के बाद वह रोई, दर्द से नहीं बल्कि उमड़ती भावनाओं से। इतने सालों तक आरती ने सोचा था कि वह अकेली हैं, लेकिन पता चला कि भाग्य ने सही समय पर एक छोटे गवाह, एक छोटे सहयोगी को प्रकट करने की व्यवस्था की थी। कुमार ने यह दृश्य देखा और धीरे से मुस्कुराया। शायद न्याय सिर्फ कागजात और कानून से नहीं आता, बल्कि उन अदृश्य धागों से भी आता है जिन्हें कर्म कहते हैं। आपने किसी को बचाया था, अब उस व्यक्ति ने एक बच्चे को पीछे छोड़ा है जो आपको बचाता है।
आरती ने अपने आंसू पोंछे रोहन का हाथ और कसकर पकड़ा। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन प्यार से भरी थी। रोहन, आज से तुम अब एक आवारा कबाड़ी बच्चे नहीं हो। तुम मेरे नाती हो, मेरा परिवार हो। लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। उसके छोटे हाथ आरती को कसकर पकड़े हुए थे। आंटी, पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरा कोई ठिकाना है। उस पल अस्पताल का कमरा जैसे चमक उठा। अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई साजिश का तनाव नहीं था, बल्कि केवल जुड़ाव की गर्मी थी। एक महिला जिसने सब कुछ खो दिया था, उसने एक अप्रत्याशित जगह पर अपना परिवार पाया। एक बच्चा जिसने सोचा था कि उसकी जिंदगी सिर्फ कचरा है, अब न्याय और मानवता का प्रमाण बन गया था। क्या आप देखते हैं, जीवन कभी कभी कठोर होता है, लेकिन उसके पास योग्य चीज़ों को वापस लौटाने का अपना तरीका भी होता है। जब आप अच्छाई देते हैं, भले ही वह 15 साल पहले की एक धुंधली बरसात की रात में हो, वह वापस आएगी। अपने साथ उस समय रोशनी लेकर आएगी जब आप सबसे ज़्यादा निराश हों। आंसुओं के उस भावनात्मक पल के बाद अस्पताल का कमरा शांत, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गर्म हो गया। रोहन आरती के पास बैठा था। उसका छोटा हाथ अभी भी उनके कमज़ोर हाथ को कसकर पकड़े हुए था, जैसे कि छोड़ने से सब कुछ खो जाएगा। लड़के की आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक अभूतपूर्व विश्वास चमक रहा था। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसे लगा कि उसका कोई अपना है। आरती ने रोहन के उलझे हुए बालों को सहलाया, आंसुओं के बीच धीरे से मुस्कुराई। आज से तुम्हें सड़कों पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तुम स्कूल जाओगे, दूसरे बच्चों की तरह जियोगे। मैं तुम्हारी देखभाल अपने बच्चे की तरह करूँगी। रोहन कांप उठा, उसके पतले कंधे हिल रहे थे। उसने गैन-गाँव कहा, आंटी, मैंने कभी ऐसा सपना देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिन ऐसे थे जब मैं बस चाहता था कि कोई मुझे बेटा या नाती कहे, लेकिन कोई नहीं था। मैंने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी हमेशा कबाड़ बीनने में ही बीतेगी। आरती ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फुसफुसाई, आज से तुम रोहन हो, आंटी आरती के नाती। और मुझे विश्वास है कि तुम उन सब से कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें करोगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुमार बगल में बैठा था, धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में भावना थी। आरती जी, उसने गहरी आवाज़ में कहा, आपकी और रोहन की कहानी मेंशलिशकाइट के असली मूल्य का जीता जागता प्रमाण है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ आप दोनों के लिए ही नहीं, बल्कि बाहर के अनगिनत बेसहारा बच्चों के लिए भी एक अवसर है। आरती ने धीरे से मुड़कर देखा। उनकी आंखें चमक उठीं। एक विचार उनके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। उन्होंने फुसफुसाया, उनकी आवाज़ अभी भी कमज़ोर लेकिन दृढ़ थी, सही है। यह त्रासदी सिर्फ सज्जा पर ख़त्म नहीं हो सकती, इसे कुछ छोड़ना होगा। मैं एक चैरिटी फंड स्थापित करूंगी, रोहन आरती फाउंडेशन, उस लड़के के नाम पर जिसने मुझे बचाया। यह फंड गरीब बच्चों को स्कूल जाने का मौका देगा, एक घर देगा, ताकि किसी भी बच्चे को रोहन की तरह भटकना न पड़े। रोहन ने ऊपर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। आपने मेरे नाम पर फंड का नाम रखा। आरती मुस्कुराई और सिर हिलाया। तुम दृढ़ता और न्याय के प्रतीक हो। यह तुम्हारी वजह से है कि न्याय सामने आया, और तुम्हारी वजह से ही मैं समझी कि मेंशलिशकाइट का असली मूल्य पैसे में नहीं, बल्कि प्यार और साहस में है। उस पल में छोटा अस्पताल का कमरा जैसे चमक उठा। किसी ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन हर किसी के दिल में वे जानते थे कि एक नया अध्याय खुल रहा है, ना केवल आरती या रोहन के लिए, बल्कि बाहर के अन्य अनगिनत अनाम बच्चों के लिए भी। आरती द्वारा एक फंड स्थापित करने की योजना की खबर तेजी से बाहर फैल गई। मीडिया, जो मामले पर बारीकी से नज़र रख रहा था, ने तुरंत इसे प्रकाशित किया। जनता, जो पहले से ही उनके प्रति सहानुभूति रखती थी, अब और भी प्रशंसक हो गई। लोगों ने उन्हें प्यारे नामों से पुकारा, चिकित्सा उद्योग की स्टील लेडी, न्याय और मानवता की मशाल। अस्पताल में कई संदेश भेजे गए। कुछ ने दान देने की पेशकश की, कुछ ने साझा करने के लिए पत्र लिखे।
और कुछ अनाथ बच्चों ने एक महिला और एक छोटे लड़के को सूरज के नीचे हाथ पकड़े हुए की एक टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग भेजी। कुमार ने उन पत्रों को पढ़ा और धीरे से मुस्कुराया। आरती जी, क्या आप देख रही हैं? आपने जो खोया वह एक धोखेबाज शादी हो सकती है, लेकिन जो आपको मिला वह हजारों लोगों का विश्वास है। आरती कुछ सेकंड के लिए चुप रहीं, फिर धीरे धीरे बोली, वह विश्वास ही सबसे बड़ी संपत्ति है और यह कुछ ऐसा है जिसे धोखेबाज कभी नहीं छीन सकते। खिड़की के बाहर सूर्यास्त ने आसमान को लाल रंग में रंग दिया। छोटे कमरे में एक नया परिवार बना था, खून से नहीं बल्कि कर्म और चुनाव से। और यहाँ से एक नई यात्रा शुरू होगी, राख से पुनर्निर्माण की यात्रा, लेकिन न्याय और मानवता की रोशनी के साथ। उस भाग्यशाली दिन के 1 महीने बाद आरती द्वारा स्थापित दवा कंपनी ने एक नए रूप के साथ अपने दरवाजे फिर से खोले। अब बैठकों में विक्रम की कोई परछाई नहीं थी, कोई झूठी हौसी नहीं थी, बल्कि एकजुट चेहरे थे जिनकी आंखों में बहाल हुआ विश्वास चमक रहा था। आधिकारिक घोषणा के दिन आरती, भले ही अभी भी व्हीलचेयर पर थीं, सैकड़ों कर्मचारियों के सामने प्रकट हुई। रोशनी ने शांत स्थान को रोशन किया। हर कोई उस महिला के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, जो एक प्रतीक बन गई थी। उन्होंने शांति से चारों ओर देखा। उनकी आवाज़ गहरी लेकिन गूंजदार थी। हम लगभग सब कुछ खो चुके थे, कठिनाइयों के कारण नहीं, बल्कि लालच और धोखे के कारण। लेकिन आज मैं यहाँ ये पुष्टि करने के लिए खड़ी हूँ कि यह कंपनी पैसे से नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों से बनी है। अब हम एक नए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, स्वच्छ, दयालु और समुदाय की ओर उन्मुख। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई लोग रो पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि वे एक बुरे सपने से गुजरे थे और अब वे पुनर्जीवित हुए थे। ठीक उसके बाद आरती ने रोहन आरती चैरिटी फंड के शुभारंभ की घोषणा की। उनके पीछे बड़ी स्क्रीन पर एक पौधे को सहारा देते हुए 2 हाथों की तस्वीर दिखाई दी। नीचे लिखा था, देना ही हमेशा के लिए रखने का तरीका है। उन्होंने परिचय दिया, यह फंड अनाथ बच्चों, बेसहारा बच्चों और बाल श्रमिकों के लिए होगा। मुझे विश्वास है कि अगर मौका मिले तो ये बच्चे रोहन की तरह ही दयालु इंसान बनेंगे। वह बच्चा जो कभी कबाड़ बीनता था और एक जान बचाने वाला गवाह बन गया। सभी की नज़रें रोहन पर टिक गईं। लड़का पहली पंक्ति में बैठा था, शर्माते हुए खड़ा हुआ। रोशनी के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने रोहन ने सिर झुकाया। कोई जोरदार भाषण नहीं, बस एक कांपती हुई आवाज़, आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझ पर विश्वास किया। मैं सिर्फ एक गरीब बच्चा हूँ, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि चाहे आप कितने भी छोटे क्यों ना हों, अगर आप सच बोलते हैं तो सच्चाई में ताकत होती है। तालियों की गड़गड़ाहट एक नए जीवन का स्वागत करने जैसी थी। समारोह की खबर तेजी से फैल गई। मीडिया ने इसे सदी का उलटफेर कहा। एक क्रूर साजिश से करोड़पति न केवल मौत से बचीं, बल्कि अपनी त्रासदी को समाज के लिए एक बड़ा मूल्य बनाने की प्रेरणा में बदल दिया। अखबारों ने एक साथ प्रशंसा की। खामोशी से न्याय की आवाज़, कबाड़ से न्याय के गवाह तक रोहन की चमत्कारी यात्रा। महिला ने धोखे को पूरे समाज के लिए जीवन का सबक बनाया। सोशल मीडिया फिर से फट पड़ा। इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि सकारात्मकता का प्रसार था। लोगों ने प्रेरणा के साथ कहानी साझा की। किसी ने लिखा, जब मैंने आरती को यह कहते हुए सुना कि बाधा का धोखा हानि साझा की, मेंशलिशकेट का असली मूल्य पैसे में नहीं बल्कि दया में है, तो मैं रो पड़ा। हम सभी के लिए एक सबक। किसी और ने टिप्पणी की, लंबे समय से मैंने सोचा था कि ऐसी चीज़ें केवल फिल्मों में होती हैं, लेकिन पता चला कि न्याय, कर्म और मेंशलिशकाइट सब हमारे बीच मौजूद हैं। अनाथालयों से अनाथ बच्चों ने रोहन आरती फंड को धन्यवाद पत्र भेजे। एक बच्चे के अक्षरों में लिखा एक टेढ़ा मेढ़ा पत्र, आंटी आरती, मैं भी अपने दोस्तों की तरह स्कूल जाना चाहता हूँ। मैं मेहनत करूँगा ताकि आपको निराश न करूँ। आरती ने पढ़ा और चुपचाप अपने आंसू पोंछे।
कंपनी के भीतर एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। वार्षिक लाभ का एक हिस्सा रोहन आरती फंड में जाएगा। कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। कई ने स्वेच्छा से योगदान दिया। कोई भी अब विक्रम नाम का जिक्र नहीं करना चाहता था। ये कंपनी के इतिहास में एक धब्बा बन गया था। वे सिर्फ आगे देखना चाहते थे, जहां एक मजबूत नींव थी, विश्वास और न्याय। घोषणा समारोह के बाद शाम को आरती अस्पताल के कमरे की खिड़की के पास बैठी शहर की जगमगाती रोशनी को देख रही थी। रोहन उनके बगल में बैठा था। उसकी आंखें चौड़ी थीं। वह उत्साह से अपने सपनों के बारे में बता रहा था। आंटी, बाद में मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और फिर काम करके मेरे जैसे बच्चों की मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई स्कूल जाए, हर किसी को मौका मिले। आरती मुस्कुराई। उनकी आंखें गर्म थीं। तुम ज़रूर करोगे रोहन, और यही वह तरीका है जिससे तुम न्याय की उस रोशनी को आगे बढ़ाओगे जिसे हमने मिलकर जलाया है। उस पल में वह महिला जो लगभग अपने ही धोखेबाज पति द्वारा मार दी गई थी, ने वास्तव में जीवन का अर्थ फिर से पा लिया। न्याय सिर्फ दुष्टों को सजा देना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए मानवता के बीज बोना भी है। आरती और रोहन की कहानी सिर्फ कंपनी या अखबारों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जीवन के हर कोने में फैल गई। विश्वविद्यालयों ने आरती को चिकित्सा और कानून के छात्रों से बात करने के लिए आमंत्रित किया। सेमिनार लोगों से खचाखच भरे थे। हर कोई उस महिला को अपनी आंखों से सुनना चाहता था, जो लगभग एक जानलेवा इंजेक्शन के नीचे मर गई थी। खामोशी, धोखे और सबसे महत्वपूर्ण न्याय की ताकत के बारे में बात करते हुए एक बड़े लेक्चर हॉल में एक भाषण में आरती अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी। उनके बगल में रोहन एक साफ सफ़ेद कमीज़ में था। उसके बाल करीने से कटे हुए थे। उन्होंने अपने सामने सैकड़ों छात्रों को देखा। उनकी गहरी शांत आवाज़ गूंजी, प्यारे छात्रों, जीवन में ऐसे समय आते हैं जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन अगर आप सच्चाई में विश्वास बनाए रखते हैं तो आप कभी नहीं हारेंगे। मुझे सबसे करीबी व्यक्ति ने धोखा दिया था, लेकिन मुझे एक ऐसे लड़के ने बचाया जो सबसे छोटा लगता था। न्याय यह नहीं चुनता कि कौन अमीर है या गरीब, बड़ा है या छोटा। न्याय सिर्फ सच्चे इंसानों का साथ देता है। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। कई छात्र रो पड़े। उस भाषण के बाद सोशल मीडिया पर शेयर भर गए। मैं अब कभी सच्चाई को कम नहीं समझूंगा। एक छोटा सा शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। रोहन भी एक टेलीविज़न शो में अतिथि बना। मेज़बान ने उससे पूछा, रोहन, क्या तुम्हें कभी डर लगा कि अगर तुमने सच बोला तो तुम खतरे में पड़ जाओगे? रोहन ने सज्जनता से मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं चुप रहा तो आंटी आरती मर जाएंगी। मैं गरीब होने के कारण तिरस्कृत होना पसंद करूँगा, बजाय इसके कि बुराई देखकर कायर की तरह जीऊँ। इस जवाब ने पूरे स्टूडियो को चुप करा दिया। फिर तालियों की लंबी गड़गड़ाहट हुई। लोगों ने रोहन को न्याय का लड़का कहा, एक साधारण उपनाम, लेकिन गर्व से भरा हुआ। इस बीच कई लोग जिन्होंने चुप रहना चुना था या विक्रम का साथ दिया था, अब पछताने लगे। कुछ शेयरधारक जिन्होंने उसका पक्ष लिया था, उन्होंने आरती से माफ़ी मांगने के तरीके खोजे। एक पूर्व कर्मचारी ने एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, मैंने लंबे समय से असामान्य संकेत देखे थे, लेकिन नौकरी खोने के डर से चुप रहा। अब मैं समझता हूँ कि वह खामोशी भी मिली भगत थी। कृपया मुझे माफ़ कर दें। आरती ने पत्र पढ़ा और केवल धीरे से मुस्कुराई। उन्होंने किसी पर नाराज़गी नहीं जताई। वह समझती थीं कि इंसान कभी कभी कमज़ोर हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सबक के बाद उठ खड़ा हो। इसलिए एक आंतरिक बैठक में उन्होंने जोर दिया, न्याय बदला लेना नहीं है। न्याय यह है कि हम अपने असली मूल्य को पहचानें और उसके अनुसार जिएं। आइए हम इस हालिया त्रासदी को एक उदाहरण के रूप में लें, ताकि हम में से कोई भी फिर कभी गलत के सामने चुप न रहे। उनके हर शब्द ने हर किसी के दिमाग में गहरी छाप छोड़ी। लोग अब उन्हें सिर्फ एक सीईओ या एक करोड़पति के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ के रूप में देखते थे जो न्याय और मानवता के मार्ग को रोशन करता था।
अखबारों में लोगों ने लिखा, सदी का उलटफेर ने न केवल एक धोखेबाज का पर्दाफाश किया, बल्कि समाज को यह भी याद दिलाया कि मेंशलिकइट का असली मूल्य ईमानदारी में निहित है। एक प्रसिद्ध पत्रकार ने टिप्पणी की, शायद आरती ने यह साबित कर दिया है कि खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। सही समय पर चुप रहना, न्याय के प्रकट होने की प्रतीक्षा करना सबसे शक्तिशाली आवाज़ बन सकता है। यह कहानी एक छोटी किताब में भी प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक था खामोशी और न्याय। किताब के कवर पर आरती के हाथ रोहन के हाथ को कसकर पकड़े हुए थे। यह किताब जल्दी ही कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अन्याय सहा था। और इस तरह एक खून खराबे वाली धोखे की साजिश से, एक तिरस्कृत कबाड़ी बच्चे से एक महान संदेश फैला, कोई भी धोखा न्याय को नहीं हरा सकता, और कोई भी इंसान इतना छोटा नहीं है कि वह एक पूरी कहानी को बदल न सके। 5 साल बीत गए, शहर बदल गया। अस्पताल के गेट के सामने की सड़क अब हरी भरी पेड़ों और चमकदार रोशनी वाली कॉफ़ी शॉप से ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। लेकिन उस भाग्यशाली सुबह की यादें जानलेवा इंजेक्शन ऑडियो रिकॉर्डिंग न्याय का उलटफेर अभी भी कई लोगों के दिलों में जीवित थी। रोहन आरती चैरिटी फंड ने 5 साल के संचालन के बाद सैकड़ों गरीब बच्चों को स्कूल जाने में मदद की। कई विश्वविद्यालय में प्रवेश कर चुके थे, कई ने नए घर पाए थे। और फिर एक सारांश समारोह में उस कबाड़ी लड़के की पुरानी तस्वीर दिखाई गई। फटे चप्पल, एक भारी बोरा, एक खोई हुई नज़र, और फिर वर्तमान एक 18 साल का युवक, एक साफ सफ़ेद कमीज़ में, एक परिपक्व रूप, एक उज्ज्वल नज़र। रोहन अब लंबा हो गया था, उसकी आवाज़ गहरी और गर्म थी। वह सैकड़ों लोगों के सामने खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ भावुक थी। एक समय था जब मैंने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी हमेशा कूड़े के ढेर पर गंदी प्लास्टिक की बोतलों से जुड़ी रहेगी, लेकिन एक दिन सच बोलने की हिम्मत करने के कारण मैं एक अलग दुनिया में कदम रख सका, विश्वास और न्याय की दुनिया। धन्यवाद आंटी आरती। आप सभी का धन्यवाद कि आपने विश्वास किया कि एक छोटे बच्चे का भी मूल्य होता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरती, जिनके बाल अब और सफ़ेद हो गए थे, पहली पंक्ति में बैठी थी। उनकी आंखें चमक रही थीं। वह अब व्हील चेयर पर नहीं थी। कई सालों के इलाज और पुनर्वास के बाद वह एक छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल सकती थी, लेकिन उनकी नज़रें रोहन पर टिकी थीं। न केवल एक उपकारी के रूप में जो बचाए गए व्यक्ति को देख रहा था, बल्कि एक गर्वित माँ के रूप में जो अपने बेटे को बड़ा होते देख रही थी। समारोह के बाद आरती को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। वह धीरे धीरे मंच पर चढ़ी, माइक्रोफोन पकड़ा। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन शक्तिशाली थी। किसी ने एक बार मुझसे पूछा, क्या आपको धोखा दिए जाने का पछतावा है? मैंने केवल मुस्कुराया, क्योंकि धोखे ने मुझे केवल कुछ समय के लिए दर्द दिया, लेकिन उसके कारण मैंने उन चीज़ों का असली मूल्य महसूस किया जो मेरे पास थीं। न्याय, दया और रोहन जैसे लोग। सबसे मीठा बदला धोखेबाजों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा बनाना है जो उन्हें अर्थहीन बना दे। हॉल चुप हो गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह संदेश सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था जिन्होंने धोखा दिया था, बल्कि उन सभी के लिए था जिन्हें झूठ से चोट पहुंची थी। एक पल के लिए आरती ने विक्रम की छवि को अपने मन में देखा। वह अब जेल में था, उसका सम्मान खो गया था, उसका नाम दवा उद्योग से मिटा दिया गया था। लेकिन उन्हें अब कोई नफ़रत महसूस नहीं हुई। इसके बजाय एक शांति थी, क्योंकि वास्तव में उसका अस्तित्व उस चीज़ के सामने अर्थहीन हो गया था जिसे उन्होंने उस त्रासदी के बाद बनाया था। उन्होंने रोहन की ओर मुड़कर मुस्कुराया। रोहन, मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम मुझसे भी ज़्यादा करोगे। तुम न्याय और दया के बीज बोना जारी रखोगे, जिसे हमने शुरू किया है। रोहन ने सिर झुकाया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। आप चिंता न करें आंटी, मैं सच्चाई को दफन नहीं होने दूंगा। मैं उस नाम के योग्य जीऊंगा जो आपने फंड को दिया है। यह मेरी पूरी जिंदगी के लिए एक अनुस्मारक है।
सूर्यास्त की रोशनी खिड़की के शीशे पर पड़ी दो चेहरों को रोशन करते हुए एक अनुभवी महिला, एक युवक जो जीवन में प्रवेश कर रहा था। दोनों एक अजीब धागे से जुड़े हुए थे, न्याय और दया। और फिर एक बंद लेकिन अंतहीन वृत्त की तरह उनकी कहानी और भी दूर तक फैली, न केवल एक दवा कंपनी के सदी के उलट फेर के रूप में, बल्कि इस बात के प्रमाण के रूप में कि मेंशलिशकाइट का असली मूल्य हमेशा मौजूद रहता है, सभी धोखों के बावजूद। 5 साल बाद रोहन 20 साल का हो गया था। वह अब उस अस्पताल के गलियारे में कांपता हुआ कबाड़ी लड़का नहीं था, बल्कि एक परिपक्व युवक था जिसमें बड़ी आकांक्षाएं थीं। आरती द्वारा संरक्षण दिए जाने के बाद से रोहन ने न केवल अपनी पूरी पढ़ाई की, बल्कि रोहन आरती चैरिटी फंड की सभी गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। लोगों ने उसे एक नए नाम से पुकारना शुरू कर दिया, सच्चाई का कथावाचक। क्योंकि किसी भी सेमिनार में रोहन हमेशा उस भाग्यशाली क्षण को याद करता था जब उस गरीब लड़के ने धीरे से कहा था, आंटी, वो इंजेक्शन मत लगवाना, वो बीमारी ठीक करने के लिए नहीं बल्कि आपको मारने के लिए है। वह वाक्य सच्चाई की ताकत का प्रतीक बन गया, संक्षिप्त कांपता हुआ, लेकिन एक पूरी जिंदगी बदलने के लिए पर्याप्त। एक बार हजारों छात्रों के सामने खड़े होकर रोहन ने साझा किया, शायद मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, नहीं सबसे अमीर, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ, सच्चाई चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसे आवाज़ दी जानी चाहिए। अगर उस दिन मैं चुप रहता तो आंटी आरती आज यहाँ नहीं होती, इसलिए कृपया अपनी आवाज़ को कभी कम न समझें, चाहे आप उसे कितना भी छोटा क्यों न समझें। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई युवा रोहन का नाम ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे किसी आदर्श का नाम पुकार रहे हों, लेकिन रोहन केवल मुस्कुराया, क्योंकि वह गहराई से जानता था कि वह कोई नायक नहीं है। वह सिर्फ एक तोलस एंड फोर्ड दादी नहीं है, गरीब बच्चा था जिसने न्याय से मुंह न मोड़ने का फैसला किया था। और आरती अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। हर दिन वह फंड के साथ रहती थी, हर नए बच्चे की प्रगति पर नज़र रखती थी। एक बार उन्होंने एक बैठक में कहा, एक समय था जब मैंने सोचा था कि बदला लेना धोखेबाज को पीड़ा देना है, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि सबसे मीठा बदला एक ऐसी महान चीज़ का निर्माण करना है जो धोखे को अर्थहीन बना दे। रोहन को बड़ा होते देखना, सैकड़ों बच्चों को स्कूल जाते देखना, यह मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत जीत है। हॉल चुप हो गया, फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग अब विक्रम को गुस्से से याद नहीं करते थे, क्योंकि वह अंधेरे में भुला दिया गया था। इसके बजाय लोग केवल आरती को याद करते थे, वह महिला जिसने सही समय पर चुप रहकर पासा पलटने की हिम्मत की, और रोहन को याद करते थे, वह बच्चा जिसने एक छोटी सी आवाज़ उठाने की हिम्मत की जो किसी की जान बचाने के लिए काफ़ी थी। यह कहानी कुछ स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों में शामिल की गई मानवता, न्याय और मेंशलिशकाइट के असली मूल्य पर एक सबक के रूप में। पाठ के अंत में एक उद्धरण था, कोई भी इतना छोटा नहीं है कि सच न बोल सके, और कोई भी धोखा इतना बड़ा नहीं है कि न्याय को बुझा सके। प्रिय मित्र, क्या आपने कभी किसी अन्याय के सामने चुप रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज़ कुछ भी बदलने के लिए बहुत छोटी है? इस कहानी ने हमें जवाब दिया है। एक गरीब आवारा कबाड़ी लड़का न्याय का गवाह बन गया। एक महिला जो लगभग धोखे से मर गई थी, उसने अपने दर्द को मानवता की रोशनी में बदल दिया, और उनसे हजारों अन्य भाग्य बदल गए। यह सच्चाई की, दया की, न्याय की ताकत है। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो कृपया इसे साझा करें, ताकि दूसरे लोग भी विश्वास करें कि कोई भी अर्थहीन नहीं है, कोई भी सही काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम धोखे, न्याय और मेंशलिशकाइट के असली मूल्य के बारे में कहानियों को फैलाने की यात्रा जारी रख सकें।